Hello everyone, I am your educator Amit. I'll be teaching social studies, history, geography, economics and polity. आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंट एंड कल्चर का पार्ट 2। पहले वीडियो में मैंने पार्ट 1 कवर कर लिया था। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि प्रिंट कल्चर है, कैसे वो एशिया से कोरिया, चाइना और जापान से कैसे यूरोप तक जाता है थ्रू द सिल्क रूट, और यूरोप में जाने के बाद कैसे प्रिंट एंड कल्चर की वजह से यूरोप में रेवोल्यूशन आ जाता है, सोशल रेवोल्यूशन आ जाता है। लोग है वो लिटरेट हो जाते हैं, लोग रिलीजन को टारगेट करने लग जाते हैं, फिर लोग जो है मोनार्की को भी टारगेट करते हैं। ठीक है, नए नए जो फिलोसोफर्स होते हैं वो अपनी आइडियाज लोगों तक पहुंचाते हैं थ्रू प्रिंट एंड कल्चर। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो यूरोप में जो वुमेन है। ठीक है, ये प्रिंट कल्चर का क्या असर हुआ वुमेन पे, वुमेन इन यूरोप। ठीक है, और उसके बाद जो पढ़ने वाले हैं जो प्रिंट कल्चर है वो इंडिया में भी आएगा। प्रिंट कल्चर जो है वो इंडिया में भी आएगा। इंडिया में आने के बाद जो क्या क्या चेंजेस प्रिंट कल्चर की वजह से देखने को मिलते हैं। अभी प्रिंट कल्चर ने यूरोप में इतना सोशल रेवोल्यूशन लाया था, रिलीजन्स को टारगेट किया था। इंडिया में भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं, यहाँ पे भी रिलीजन्स को टारगेट किया जाएगा। ठीक है, अभी ये प्रिंट कल्चर जो है वो कैसे लोगों की लाइफ, ठीक है, बच्चे, बूढ़े, ठीक है, वर्कर्स, ऐसे लोगों की लाइफ कैसे चेंज कर देता है, ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, now before proceeding with the topic, if you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, now let's begin with the topic. अभी ये चैप्टर का जो यूरोप हम लोगों ने पढ़ा था, प्रिंट कल्चर इन यूरोप, ये प्रिंट कल्चर इन यूरोप का ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या है, चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। अभी 19th सेंचुरी तक लिटरेसी लेवल बढ़ने लग गई थी। कहां पे, यूरोप में। अभी 19 सेंचुरी की हम जब बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आ जाता है, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है यूरोप में। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद लोगों को जॉब्स मिलना चालू हो जाते हैं, वर्कर्स को काम मिलना चालू हो जाता है, जिससे कि उनको एक सेटल्ड इनकम उनको हर महीने मिलती है। इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, और धीरे धीरे यूरोप में क्या होते जा रहा है, लिटरेसी लेवल बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो अभी इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं, जो वर्कर्स है, वो भी क्या कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे, और वो भी क्या करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। अभी प्रिंट कल्चर में जो बच्चे थे ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स बन गए। ठीक है, अभी जो प्रिंट कल्चर जो था वो स्कूल टेक्स्ट बुक्स बनाने लग गया था, स्कूल टेक्स्ट बुक बनाने लग गया था। ठीक है, उसके बाद एक फ्रांस में 1857 में फ्रांस में स्पेसिफिक बस बच्चों के लिए एक नई प्रेस बनाई गई थी। मतलब ऐसी प्रेस जिसमें बस बच्चों की बुक्स प्रिंट होंगे, उसमें बस बच्चों के पोएम्स, जो फॉकटेल्स है, ये सारी चीजें बस बच्चों की प्रिंट होगी स्पेसिफिक एक प्रेस में। ठीक है, दिस प्रेस पब्लिश फेरी टेल्स एंड फॉकटेल्स। द ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंड इयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स। अभी यहाँ पे जो फोटो दिया है ये है ग्रिम ब्रदर्स। अभी ये ग्रिम ब्रदर्स जो थे वो क्या करते थे, ये हर जगह पे जाते थे, गांव गांव जाते थे, और गांव गांव की जो स्टोरीज होती थी, टेल्स होते थे, उसको कंपाइल करते थे। ठीक है, जिसको बाद में प्रिंट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, folk rural folk tales in new form. What Grimm brothers collected was edited before the stories were published in कलेक्शन इन 1812। अभी ग्रिम ब्रदर्स ने जितने भी स्टोरीज कलेक्ट की थी, हर गांव गांव जाके उन्होंने अपने स्टोरीज कलेक्ट की थी, टेल्स कलेक्ट की थी, फॉक टेल्स कलेक्ट की थी। अभी ये जो स्टोरीज होती थी, ये स्टोरीज पहले एडिट की जाती थी। मतलब जो बच्चे होते थे वो बच्चों को पहले बताने के लिए, जो ऐसे मतलब गलत चीजें बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, उससे पहले स्टोरीज को क्या किया जाता था, एडिट किया जाता था। आज भी सोसाइटी में गलत चीजें नहीं आनी चाहिए तो मूवीज एडिट किए जाते हैं, न्यूज़पेपर्स एडिट किए जाते हैं, ठीक है, न्यूज चैनल्स एडिट किए जाते हैं। What was edited? Anything that was considered unsuitable for children। अभी एडिट क्या होता था, जो भी बच्चों को अनसुटेबल होता था वो सब चीजों को क्या किया जाता था, एडिट किया जाता था। ठीक है, वुमेन रीडर्स एंड द राइटर्स। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर वुमेन एंड वर मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग। अभी वुमेन को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पे किसको टारगेट किया जा रहा है, प्रिंट कल्चर में वुमेन को टारगेट किया जा रहा है। वुमेन्स के लिए स्पेसिफिक मैगजीन, पेनी मैगजीन मतलब जो छोटे छोटे बुक्स होते थे, उनके लिए छोटे छोटे बुक्स बनाए जा रहे हैं। किससे रिलेटेड, कि वुमेन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसने घर में कैसा काम करना चाहिए, हाउस कीपिंग उसका कैसा होना चाहिए, ये रिलेटेड बुक्स छपने लग गए। ठीक है, ये चैप बुक्स, पेनी बुक्स मतलब छोटे छोटे बुक्स। When novels began to be written in the 19th century, women were seen as an important readers। अभी 19th सेंचुरी में जैसे नॉवेल्स लिखे गए तो वुमेन जो थे उनको भी एक इंपॉर्टेंट रीडर माना गया, वुमेन सेंट्रिक बुक्स बनाए गए। ठीक है, Their writing became important defining the new type of woman। अभी जो नॉवेल्स लिखे जाते थे वो वुमेन से रिलेटेड लिखे जाते थे, वुमेन में उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बताया जाता था। वो वुमेन जो होती थी एक पावरफुल थिंकर भी बताई जाती थी, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वुमेन के उसमें बताए जाते थे कि वुमेन जो है वो सोसाइटी भी चेंज कर सकती है, वुमेन जो है उसका अगर एजुकेशन मिला तो वो भी सोसाइटी में क्या कर सकती है, चेंज ला सकती है। ठीक है, अभी ये जो वुमेन है यहाँ पे
बेस्ट नोन नॉवलिस्ट वुमेन है, ठीक है। ये जो वुमेन होती थी ये नॉवल लिखती थी और ये पॉपुलर वुमेन हुआ करती थी वो टाइम की। पहला नाम क्या है, जेन ऑस्टिन है, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज सिस्टर्स है और ये जॉर्ज एलाइट है, ठीक है। ये जॉर्ज एलाइट है, ये वुमेन ही है, भले मेल जैसा नाम लग रहा है पर वुमेन है, ठीक है। ये तीन जो वुमेन होती थी ये बेस्ट नोन नॉवलिस्ट इनके होते थे। वर्कर्स आर्टिसंस एंड द लोअर मिडिल क्लास रीडर्स, अभी यहाँ पे किसको टारगेट किया जा रहा है, वर्कर्स को, जो लोअर लेवल के लोग हैं जिनका इनकम बहुत कम है। अभी ऐसे भी लोग क्या करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे। Lending libraries in England 19th century instrument for educating white collar workers and lower middle class people। अभी lending libraries मतलब क्या, आपके स्कूल में लाइब्रेरीज होती है, जो लाइब्रेरी से आप बुक्स क्या करते हो, ये थोड़े टाइम के लिए लेते हो, उसको पढ़ते हो, वापस पीछे वापस स्कूल में जमा कर देते हो। तो यहाँ पे भी वर्कर्स के लिए क्या किया जा रहा है, लेंडिंग लाइब्रेरीज बनाई जा रही है, जिससे जो वर्कर्स आएंगे अपने खाली टाइम में बुक्स पढ़ेंगे और वापस बुक्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास रोड फॉर देमसेल्व्स, अभी ये जो एजुकेटेड क्लास है, जो वर्किंग क्लास होता था, ठीक है, सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास मतलब खुद को एजुकेट करने वाले जो वर्किंग क्लास होता है, उन्होंने भी खुद के बारे में बुक्स लिखना चालू कर दिया, ठीक है। जो वर्कर्स है, मिडिल क्लास है, व्हाइट कॉलर जॉब्स के जो लोग हैं, इन्होंने खुद के लाइफ से रिलेटेड बुक्स लिखना चालू कर दिया, जिससे अभी लोगों को पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या लाइफ में उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, ठीक है। वर्कर्स हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, अभी वर्कर्स के पास थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था, वो खुद के ऊपर बुक्स लिख सकते थे, खुद के ऊपर थोड़ा सा काम कर सकते थे। दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर्स, अभी ये जो वर्कर्स ने क्या लिखना चालू कर दिया, उनके पॉलिटिकल ट्रैक्स मतलब उनका क्या मानना है, राजा कैसे काम कर रहे हैं, उनकी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, बुक्स लिखना चालू कर दिया। अभी लोगों को पहले पता ही नहीं होता था कि वर्कर्स के लाइफ में क्या चल रहा है, वो प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं। अभी जैसे वर्कर्स ने अपने प्रॉब्लम्स उन्होंने बुक्स में लिखना चालू कर दिया, तब पूरी दुनिया को पता चलने लग गया कि वर्कर्स की कंडीशन इतनी खराब है, ठीक है। तो ये वर्कर्स को इससे फायदा हो गया। फ्यूचर इनोवेशन, बाय द लेट 18th century द प्रेस केम टू बी मेड ऑफ मेटल, अभी 18th century तक क्या आने लग गया, जो प्रिंटिंग प्रेस थी, ठीक है, गुटेनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, ठीक है। उसके बाद अभी जो प्रिंटिंग प्रेस है मेटल की बनाई जा रही है, जिससे बुक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। थ्रू द 19th century देयर वाज अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशन इन द प्रिंट टेक्नोलॉजी, और 19th century तक आते आते ये प्रिंट कल्चर में बहुत सारे इनोवेशंस देखे गए, ठीक है। इनोवेशंस ड्यूरिंग द मिड 19th century, रिचर्ड एम हो ऑफ न्यूयॉर्क हैड परफेक्टेड द पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस, अभी ये जो रिचर्ड हो जो है, यहाँ पे फोटो आपको दिख रहा है, रिचर्ड हो, उन्होंने पहली सिलेंड्रिकल प्रेस बनाई जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी, ठीक है, पहली बनाई, जो कितने पेजेस शीट्स पर आवर प्रिंट करती थी, 8000 शीट्स पर आवर क्या करती थी, बनाती थी, प्रिंट करती थी। अभी पहला जो बुक प्रिंट कल्चर में हम लोगों ने जो पहला बुक बनाया गया था, वो बाइबल बनाया गया था, 180 बुक्स बनाए गए थे, कितने सालों में, 3 years में बनाए गए थे। पर यहाँ पे जो मशीन है ये 8000 शीट्स विद इन आवर बनाने की कैपेसिटी रखता है। देखो मतलब इनोवेशन जो है, अभी इससे बुक्स का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी इनोवेशन ड्यूरिंग द लेट 19th century, द ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप्ड व्हिच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर्स एट अ टाइम, अभी ऐसा इनोवेशन आ गया प्रिंट कल्चर में कि एट अ टाइम 6 अलग अलग कलर के राइटिंग्स लिखे जा सकते थे, अलग अलग कलर्स प्रिंट कल्चर में यूज किए जा सकते थे, ठीक है। अर्ली 20th century इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मेथड्स फीडिंग पेपर इंप्रूव्ड, अब इसके 20th century तक आते आते क्या होने लग गया, इनोवेशन इतना बढ़ने लग गया कि जो फीडिंग, जो पेपर डालने का जो मेथड होता था वो भी ऑटोमेटिक होने लग गया, पूरी जो मशीन होती थी पूरी ऑटोमेटिक होने लग गई, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन क्या कर सकते थे, कम टाइम में कर सकते थे। द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकम बेटर, ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वेर इंट्रोड्यूस्ड, द accumulation of several individuals मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स ट्रांसफॉर्म द अपीयरेंस ऑफ द प्रिंटेड टेक्स्ट, अभी जैसे अलग अलग इंडिविजुअल के मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स आते गए तो टेक्स्ट का भी इंप्रूवमेंट होता गया, अलग अलग कैलिग्राफी में लिखा गया, ठीक है। अभी उसमें 6 कलर्स में भी उसमें क्या किया जा रहा है, एडिशन किया जा रहा है। तो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते जा रही है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से क्या होते जा रहा है यहाँ पे, और जो काम है वो इजी होते जा रहा है, इफिशियंट होते जा रहा है, ठीक है। प्रिंटेड एंड प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स वर कंटिन्यूअसली डेवलपिंग न्यू स्ट्रेटजीज टू सेल देयर बुक्स, अभी जो प्रिंटर्स थे, पब्लिशर्स थे, जिनको अपनी बुक सेल करना था, अभी टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही थी, प्रोडक्शन बुक्स का तो बढ़ रहा था, पर अभी उनको सेल भी करना पड़ेगा, सेल करेंगे तो ही उनका प्रॉफिट होगा। 19th century predicted serialized important novels which gave birth to the particular way of writing novels, अभी 19th century तक सीरियलाइज नॉवेल्स आना चालू होगी। सीरियलाइज नॉवेल्स मतलब क्या, आज आप लोग सीरीज देखते होंगे, सीरीज का पहला पार्ट आता है, पहला सीजन आता है, सीजन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फिर दूसरा सीजन आता है। तो ऐसे भी बुक्स में क्या किया जा रहा है, बुक्स में भी सीरीज लाई जा रही है, पहले नॉवेल का पहला सीरीज,
फिर दूसरा नॉवल, फिर तीसरा नॉवल, स्टोरी जो होती थी वो कनेक्टेड होती थी, ठीक है। 1920 इन इंग्लैंड पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन द चीप सीरीज। अभी 1920s में क्या होने लग गया, जो पॉपुलर नॉवेल्स होते थे, बहुत ज्यादा लोग ज्यादा पढ़ते थे, वो अभी सस्ते में क्या किए जा रहे थे, जो मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग उन तक पहुंचाए जा रहे थे, जो सस्ते बुक्स थे उन तक पहुंचाए जाते थे। इसी को क्या बोला जाता था, शिलिंग सीरीज बोला जाता था, ठीक है। मतलब जो बुक्स होते थे ये बहुत ज्यादा चीप होते थे, उनका पेपर जो होता था वो थोड़ा सा क्वालिटी में कम होता था। With the onset of the Great Depression in the 1930, publishers feared a decline of the book purchases. अभी 1930 में जैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन में कैसे हो जाता है, इकोनॉमिक कोलैप्स होने लग जाती है, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता, इंडस्ट्रीज अच्छे से चलती नहीं है, तो इकोनॉमिक डिप्रेशन में पब्लिशर्स को क्या लगने लग गया कि अपना जो बुक सेलिंग है उसका प्रोडक्शन, उसका जो सेलिंग का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टू सस्टेन बाइंग दे बॉट आउट चीप पेपर बैग एडिशन। अभी बाइंग सस्टेन करने के लिए उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, सस्ते पेजेस पे, चिप बुक्स पे, चिप पेपर्स पे उन्होंने बुक्स छापना चालू कर दिया, जिससे कि बुक्स की प्राइसेस कम हो जाए और उनका जो सेल्स है वो चलता रहे, ठीक है। अभी आप लोग ये देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट इन द रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट आप लोग देख सकते हो, ये ऐसा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया, प्रिंट कल्चर का कितना असर हुआ है, अलग अलग जगहों के अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे दिया प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिसेस वेयर प्लास्टर्ड ऑन द स्ट्रीट वॉल्स, रेलवे प्लेटफॉर्म एंड पब्लिक बिल्डिंग। जहाँ पे ज्यादा पब्लिक होती थी, लोग एडवर्टाइजमेंट भी करते थे प्रिंट के जरिए, कोई अपने दुकान का एडवर्टाइजमेंट करता था, कोई अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता था, कोई अपने गाड़ी, नए गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट करता था, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अभी ये जो प्रिंट कल्चर है ये आ जाता है इंडिया में, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है कि प्रिंट कल्चर ने कैसे यूरोप में सोशल रेवोल्यूशन लाया था, लोगों की कंडीशन चेंज हो गई थी, ठीक है। लोगों ने रिलीजन को टारगेट करना चालू कर दिया था, लोगों ने मोनार्की को भी टारगेट करना चालू कर दिया था। अभी जैसे इंडिया में प्रिंट कल्चर आएगा तो इंडिया में तो एक रिलीजन है, बहुत सारे रिलीजन है, सब रिलीजन को लोग अभी टारगेट करेंगे, उनके प्रैक्टिसेस को टारगेट करेंगे, ठीक है। Let us see when printing began in India and how ideas and information written before the age of print. अभी प्रिंट कल्चर इंडिया में आने से पहले इंडिया में प्रिंटिंग होती थी, पर वो जो प्रिंटिंग होती थी वो पाम लीफ पे होती थी। जो पाम का जो पेड़ होता है उसके जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर क्या किया जाता था, उसके ऊपर प्रिंटिंग किया जाता था, उस पर लिखा जाता था, ठीक है। वुड ब्लॉक्स पे लिखा जाता था, पत्थरों पे लिखा जाता था। पेजेस फ्रॉम द गीता गोविंद ऑफ जयदेव। अभी जयदेव जो है ये राइटर है, गीता गोविंद ने बुक लिखा था, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है गीता गोविंद। ये किसके ऊपर लिखा गया है, ये पाम लीफ पर लिखा गया है। ये आप लोग देख सकते हो किसके ऊपर लिखा है, पाम लीव्स पे लिखा गया है, ठीक है। इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब ये हैंड मैन्युस्क्रिप्ट्स का क्या मतलब होता है, ये मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो भी चीज हैंड रिटन होती है, ठीक है, हैंड रिटन, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है। ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत, अरबिक, पर्शियन एज वेल एज द वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। अभी इंडिया में पहले मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, हैंड रिटन चीजें होती थी जो पाम लीव्स पे लिखा जाता था, ठीक है। अभी इंडिया में संस्कृत में तो है, संस्कृत तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, पर उसके बाद संस्कृत छोड़ के अरबिक भी है और पर्शियन भी है, ठीक है। जो मुगल्स थे उनका प्रेजेंस भी इंडिया में था, और बहुत सारे जो रूलर्स थे उनका प्रेजेंस था, तो इंडिया में पर्शियंस के भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे, अरबिक के भी क्या लिखे जाते थे, मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर, पेजेस वर समटाइम्स ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड। अभी जो पाम लीव्स के जो होते हैं, ये देखो ये पाम लीफ है, ये भी पाम लीफ है, और पेजेस को क्या किया जाता था, ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किया जाता था, मतलब अच्छे से उसको डेकोरेट भी किया जाता था, ठीक है। They would be either be pressed between the wooden cover or sewn together to ensure the preservation. अभी जो पाम लीव्स होते थे, ये पाम लीव्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते थे, तो उसको प्रिजर्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था। तो उसको क्या किया जाता, उसको ये ऐसे नीडल से सिया जाता था, ठीक है, थ्रेड से ऐसे सिया जाता था, उसको फोल्ड करके अच्छे से रखा जाता था, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड टिल द 19th सेंचुरी। अभी इंडिया में जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे ये कब तक चलते थे, 19th सेंचुरी तक चलते थे। मतलब ये बहुत सेंसिटिव तो थे, पर 19th सेंचुरी तक लोग यूज करते थे। अभी फीचर्स क्या है, पहले तो हाईली एक्सपेंसिव है, क्योंकि हैंड रिटन है तो उसको बनने में टाइम तो लगता है, हर एक आदमी अपने टाइम से लिखेगा, अपने हाथ से लिखेगा, तो एक एक जो मैन्युस्क्रिप्ट है बनने का टाइम लगेगा, तो ये हाईली एक्सपेंसिव होता है, पैसे ज्यादा लगते हैं, फ्रेजाइल होता है, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। आप अगर उसको मिस हैंडल करोगे तो वो सीधा टूट जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इट हैज टू बी हैंडल केयरफुली, सेंसिटिव इसलिए उसको हैंडल अच्छा करना पड़ेगा, और डिफिकल्ट टू रीड। अभी जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, जो हैंड रिटन होते थे, पाम लीव्स पे जो इंक होती थी वो क्या हो जाती थी, स्प्रेड हो जाती थी, तो वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। द स्क्रिप्ट वाज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल, सो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। अभी जो स्क्रिप्ट्स थे वो अलग अलग स्टाइल्स में लिखे जाते थे, और मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो डे टू डे लाइफ में यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट था, उसके ये फीचर्स की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, ये उसको बहुत ज्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ता था, और जो इंक जो होती थी वो भी क्या हो जाती थी, स्प्रेड हो जाती थी, जिससे पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता था, ठीक है।
Even though the pre-colonial Bengal had developed an extensive network of village primary schools, students very often did not read text. अभी वहां पे पहले स्कूल्स में क्या होता था, स्कूल्स का प्रेजेंस तो था, पर स्कूल्स में जो बच्चे होते थे वो बुक्स, उनको पढ़ना लिखना तो आता था पर वो बुक्स रीड नहीं करते। जो टीचर्स होते थे वो ओरली बच्चों को बताते थे और बच्चे लिखते थे, ठीक है। दे ओनली लर्न टू राइट, टीचर्स डिक्टेटेड पोर्शन ऑफ टेक्स्ट। अभी टीचर्स क्या करते थे, जो टेक्स्ट होता था वो ओरली डिक्टेट करते थे स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स क्या करते थे, क्लास में लिखते थे। मेनी दस बिकेम लिटरेट विदाउट एवर एक्चुअली रीडिंग द काइंड ऑफ टेक्स्ट। बहुत सारे जो बच्चे थे उन्होंने वो लिटरेट हो गए बिना कोई टेक्स्ट पढ़े, क्योंकि जो टीचर्स होते थे वही क्लास में सिखा देते थे, ओरली उनको बताते थे और वो क्या करते थे, क्लास में लिखते थे, ठीक है। प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब ये जो प्रिंट है वो इंडिया में आ रहा है। द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद द पोर्तुगीज मिशनरीज इन द 16th सेंचुरी। अब इंडिया में सब यूरोपियन पावर्स है, इंडिया में सब यूरोपियन पावर थी, फ्रेंच थे, पोर्तुगीज थे, स्पेनिश थे, डच थे, ठीक है। फिर बाद में इंग्लिश भी आए, मतलब ब्रिटिशर्स आए। अभी सब जो पावर्स आए, सब पावर्स ने कुछ ना कुछ अपना जो क्वालिटी था, कुछ जो इन्वेंशन था वो इंडिया में लेके आए। अभी पोर्तुगीज जो थे उन्होंने 16th सेंचुरी में इंडिया में क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस लाई किया, ठीक है। अभी यहाँ पे गोवा को ऑक्यूपाई करने के बाद वहां पे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की। अभी स्पेसिफिक कल्चर को, अभी ये जूइश प्रीस्ट आ रहे हैं वहां पे। जूइश प्रीस्ट मतलब क्या, अपना जो रिलीजन है वो रिलीजन वो अपना स्प्रेड करते हैं दूसरी जगह पे, इसी को जूइश प्रीस्ट बोला जाता है। वो क्या कर रहे हैं, अपने रिलीजन के फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। अभी उनके रिलीजन के जो फॉलोअर बढ़ाए तो वो क्या कर रहे हैं, उनके जो रिलीजियस बुक्स है वो उनके लोकल लैंग्वेज में वहां पे प्रिंट कर रहे हैं, मतलब लोगों को पता चले कि हमारे रिलीजन में लिखा क्या है, ठीक है। तो उन्होंने दे लर्न कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्स। तो उन्होंने कोंकणी भी वहां पे आके पढ़ी। जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक का जो पूरा पैच होता है उसको कोंकण एरिया बोला जाता है। तो कोंकण एरिया में कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, तो कोंकणी में उन्होंने बुक्स लिखना चालू कर दिया। 1674 अबाउट 50 बुक्स हैड बीन प्रिंटेड इन द कोंकणी एंड कन्नड़ लैंग्वेज। अभी 1674 तक उन्होंने 50 बुक्स बना दी। कौन से लैंग्वेज में, एक कोंकणी लैंग्वेज में और एक कन्नड़ा लैंग्वेज में। कन्नड़ा मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज जो कर्नाटक में बोला जाती है। कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक। अभी जो कैथोलिक प्रीस्ट है उन्होंने फर्स्ट तमिल बुक भी प्रिंट की। कब, 1579 में एट कोचीन। एंड 1730 द फर्स्ट मलयालम बुक। अभी ये जो मलयालम लैंग्वेज है कहाँ बोली जाती है, ये केरला में बोली जाती है। ये मलयालम लैंग्वेज है केरला में बोली जाती है। तमिल जो लैंग्वेज है ये तमिलनाडु में बोली जाती है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, ये जो यूरोपियन पावर्स है हर जगह जा रहे हैं, हर जगह लोकल लैंग्वेजेस में अपने बुक्स प्रिंट कर रहे हैं, जिससे उनका जो कल्चर है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, ठीक है। तो 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरी हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट, मेनी ऑफ देम ट्रांसलेटेड टू द ओल्डर वर्क्स। अभी उन्होंने क्या करना भी चालू कर दिया, बहुत 32 डिफरेंट तमिल टेक्स्ट को उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, तमिल लैंग्वेजेस में प्रिंट करना चालू कर दिया। एंड मेनी ऑफ देम ट्रांसलेटेड टू द ओल्डर वर्क्स। और बहुत सारे उनके जो तमिल कल्चर के जो बुक थे वो भी उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, प्रिंट करना चालू कर दिया, ट्रांसलेट करना चालू कर दिया। अभी जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियन पावर्स थी, जब ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आए तो इंडिया में आने के बाद उनको ये पता नहीं चल रहा था कि इंडिया का कल्चर क्या है, इंडिया में चल क्या रहा है। इंडिया में कास्ट सिस्टम भी थी, हिंदूज थे, मुस्लिम थे, हर कोई अपने हिसाब से कल्चर चला रहा था। तो ये पॉपुलेशन हिंदू मुस्लिम होने के बाद भी राजा हिंदू होता था या मुस्लिम होता था, ठीक है। तो ये यूरोपियन पावर्स जब इंडिया में आई तो उनको इंडिया का स्ट्रक्चर समझने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना चालू कर दिया कि इंडिया के जितने भी पुराने बुक्स थे वो पुराने बुक्स को उन्होंने ट्रांसलेट करना चालू कर दिया, जिससे कि उनको पता चलता कि ये इंडियन लोगों का कल्चर क्या है, ये कास्ट सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये करने के लिए उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, हिंदूज के, मुस्लिम्स के जितने भी पुराने जो बुक्स थे वो ट्रांसलेट उन्होंने इंग्लिश में करना चालू कर दिया, जिससे कि उन्होंने इंडिया का स्टडी किया, फिर इंडिया को एक्वायर करना चालू कर दिया, ठीक है। The English language press did not grow in India quite late, even though the English East India Company had begun the import presses from 17th century. अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी लेट आई और लेट इंडिया से बाहर गई। तो 17th सेंचुरी तक इंडिया जो प्रेस थी वो प्रेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंपोर्ट नहीं की थी। फिर 17th सेंचुरी के बाद उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इंपोर्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। द बंगाल गैजेट। अभी ये बंगाल गैजेट है। इन 1780 जेम्स ऑगस्टस हिकी बिगन एडिट दिस वीकली मैगजीन। अब ये बंगाल गैजेट जो है ये न्यूज़पेपर नहीं है, ये है वीकली मैगजीन। क्या है ये, वीकली मैगजीन। वीकली मैगजीन मतलब हफ्ते में एक बार आती है, ठीक है, वीकली मैगजीन। अभी ये जेम्स ऑगस्टस हिकी जो था ये इसका एडिटर था। एडिटर मतलब
एडिट करता था, जो लिखना है उसमें, ठीक है, जो लिखता था इसमें बंगाल गैजेट में। It was a private English enterprise proud of its independence from the colonial influence that learned English printing in India। अभी ये जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है, ये जेम्स ऑगस्टस हिकी आयरिश मैन था, पर फिर किसके अगेंस्ट में लिखता था? वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लिखता था, ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्रिटिसाइज करता था, ठीक है, उनके करप्शन को टारगेट करता था, उनके गलत प्रैक्टिसेस को टारगेट करता था, ठीक है। हिकी पब्लिश अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग दोस दैट रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट ऑफ सेल ऑफ स्लेव्स। अभी ये जो हिकी था, ये और एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा बातें करता था, जो था स्लेव ट्रेड। जो ब्रिटिशर्स होते वो स्लेव ट्रेड करते थे, अफ्रीका से स्लेव्स उठाते थे, बाकी कंट्रीज में जाके बेचते थे, ठीक है, ये स्लेव ट्रेड भी ब्रिटिशर्स करते थे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बंगाल गैजेट है, ये वीकली मैगजीन है, कैसा दिखता था, ठीक है। Since Hickey also published a lot of gossip about the company's senior officials in India, this encouraged Governor General Warren Hastings। अभी एक जो वॉरेन हेस्टिंग होता है, वॉरेन हेस्टिंग जो होता है वो जेम्स ऑगस्टस हिकी से परेशान हो जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिकी हर एक ऑफिसर को टारगेट करता है, स्लेव ट्रेड को तो टारगेट कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी टारगेट कर रहा है। तो ये जनरल वॉरेन हेस्टिंग जो है वो क्या हो जाता है, ये गुस्सा हो जाता है और लास्ट में इसको क्या कर देता है, परसिक्यूट कर देता है, मतलब मार देता है। एंड एनकरेज द पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल सैंक्शन न्यूज़पेपर दैट कुड काउंटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डैमेज द इमेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। और इसी के बाद से जो ब्रिटिशर्स है वो अलर्ट हो जाते हैं और उनके अगेंस्ट में प्रिंट करना वो सेंसर कर देते हैं, मतलब उनके अगेंस्ट में अभी न्यूज़पेपर में नहीं छप सकता, ठीक है। ये जेम्स ऑगस्टस हिकी के बाद से। अभी ये जो बंगाल गैजेट है, ठीक है, बंगाल गैजेट किसने लिखा है? ये गंगाधर भट्टाचार्य जी ने लिखा है। ये किसके फ्रेंड है? क्लोज फ्रेंड है, राजा राम मोहन रॉय जी के क्लोज फ्रेंड है। By the close of the 18th century, a number of newspapers and journals appeared in the print। अभी 18th century तक क्या होने लग गया, अलग अलग न्यूज़पेपर आने लगा। अभी जेम्स ऑगस्टस हिकी को मार दिया, ठीक है, तो बंगाल गैजेट में वो लिखता था, फिर उसके बाद से और ज्यादा लोग मोटिवेट हो गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लिखने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स बनने लग गए, अलग अलग जर्नल्स बनने लग गए, ठीक है। देयर वर इंडियंस टू हु बिगन टू पब्लिश न्यूज़पेपर। अभी इसमें इंडियंस भी इन्वॉल्व हो गए, जो इंडियन न्यूज़पेपर अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में अलग अलग जगह पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लिखेंगे। The first to appear was the Bengal Gazette brought by the Gangadhar Bhattacharya who was close to the Raja Ram Mohan Roy। अभी जो बंगाल गैजेट है उसका ओनर कौन है? ये गंगाधर भट्टाचार्य, ये क्या है? ओनर है। और जो जेम्स ऑगस्टस हिकी जो था वो एडिटर था, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिकेशंस। अभी जो चीजें यूरोप में हुई थी वही चीजें अभी कहां पे होने वाली हैं? वही चीजें अभी इंडिया में होने वाली है। मतलब लोग अभी क्या करेंगे? लोग अभी टारगेट करेंगे रिलीजन को, इंडियंस भी रिलीजन को टारगेट करेंगे, ब्रिटिशर्स को टारगेट किया जाएगा। यूरोप में क्या हो रहा था? यूरोप में कौन से दो लोगों को टारगेट किया जा रहा था? पहले तो यूरोप में मोनार्की को टारगेट किया जा रहा था, मोनार्की, और दूसरा किसको टारगेट किया जा रहा था? चर्च को, ठीक है। अभी चर्च और मोनार्की को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा था। इंडिया में किसको टारगेट किया जाएगा? इंडिया में भी दो लोग हैं, इंपॉर्टेंट है। इंडिया में रिलीजन है, अभी रिलीजन को टारगेट किया जाएगा। यूरोप में तो एक ही रिलीजन था, क्रिश्चियनिटी, तो उसको टारगेट किया जाता है। इंडिया में तो बहुत सारे रिलीजन है। कौन से इंडिया में रिलीजन है? हिंदूज है, मुस्लिम्स है, ठीक है, क्रिश्चियंस है, जैन्स है, बुद्धिस्ट है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को टारगेट किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स, इनको भी टारगेट किया जाएगा, ठीक है। From the early 19th century, there were intense debates around the religious issues। अभी 19th century तक आते आते क्या होने लग गया? रिलीजियस पे डिबेट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए, ठीक है। हिंदूज के प्रैक्टिसेस, मुस्लिम्स के जो प्रैक्टिसेस होते, कस्टम्स होती थी, बुद्धिस्ट के जो प्रैक्टिसेस, कस्टम्स होती थी, लोगों ने उसको चैलेंज करना चालू कर दिया। डिफरेंट ग्रुप्स कन्फ्रंटेड द चेंजेस हैपनिंग विद इन द कॉलोनियल सोसाइटी इन डिफरेंट वेज। और कुछ लोगों ने क्या करना चालू कर दिया? जो कॉलोनियल वे में कॉलोनियल सोसाइटी एक डेवलप हो रही थी, ब्रिटिशर्स जो सोसाइटी को चेंज कर रहे थे, लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स नए रूल्स लेके आ रहे, ब्रिटिशर्स नए लॉज लेके आ रहे, जिससे फॉरेस्ट में जाना लोगों का बंद हो रहा है। ब्रिटिशर्स जो है वो मंदिरों में भी इंटरफेयर कर रहे, रिलीजन में भी इंटरफेयर करते जा रहे, तो लोगों ने उसके अगेंस्ट में भी लिखना चालू कर दिया। सम क्रिटिसाइज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड कैंपेन फॉर द रिफॉर्म। और कुछ लोगों ने क्या करना चालू कर दिया? जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स मांगना चालू कर दिया कि जो रिलीजन है वो भले तुम चेंज मत करो, पर रिलीजन की कुछ प्रैक्टिसेस है तुम उसको चेंज करो, ठीक है। While others countered the argument of reformers, this debate was carried out in the public and print। अभी ये जो डिबेट्स थी रिलीजियस से रिलेटेड, लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लिख रहे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लिख रहे, लोग रिलीजन के अगेंस्ट में लिख रहे, कुछ लोग रिलीजन को डिफेंड कर रहे, रिलीजन के फेवर में लिख रहे, ये सारी डिबेट्स अभी क्या होने लग गए? ये पब्लिक में डिस्कस होने लग गए, ठीक है। Printed tracts and newspaper not only spread the new ideas but they shaped the nature of the debate। अब ये जो प्रिंटेड ट्रैक्स थे, ये प्रिंटेड ट्रैक्स ने बस डिबेट की शुरुआत नहीं की, पर डिबेट कैसा होना चाहिए उसको भी शेप देना चालू कर दिया। मतलब लोगों की सोच को चेंज करना चालू कर दिया डिबेट ने और आइडियाज ने। A wider public could now participate in
these public discussions and express their views। अभी ज्यादा से ज्यादा लोग जैसे पार्टिसिपेट करने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोग लिटरेट होने लगे, उनको पढ़ना लिखना आने लग गया, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करने लगे, डिबेट में पार्टिसिपेट करने लगे। डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, दूसरे का आइडिया लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर और डिबेट डिस्कशन होगा, उसके ऊपर से और ज्यादा नए आइडियाज आएंगे। नाउ आइडियाज इमर्ज थ्रू दिस क्लैशेस ऑफ ओपिनियंस। अभी नए नए जो आइडियाज है वो आइडियाज डेवलप हो जाएंगे जब दो ओपिनियन क्लैश हो जाते हैं। जब दो ओपिनियन क्लैश हो जाते हैं, नए आइडियाज का बर्थ होता है, फिर वापस और उसके ऊपर डिस्कशन होता है, नया और आइडिया आता है। तो इसकी वजह से क्या होने लग गया, जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इंडिया का भी धीरे धीरे चेंज होने लग गया। ठीक है, पीरियड ऑफ इंटेंस कंट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। अभी इंटेंस कंट्रोवर्सीज होने लगी। कंट्रोवर्सीज मतलब क्या, यहाँ पे डिबेट डिस्कशन होंगे, ठीक है। कंट्रोवर्सीज मतलब अभी एक एक टॉपिक को पकड़ के डिस्कस किया जाएगा, डिबेट किया जाएगा बिटवीन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। पहले सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर मतलब क्या, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी मतलब जितने भी हिंदू है, कंजर्वेटिव हिंदू है, ऑर्थोडॉक्सी मतलब हिंदू जो टेंपल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो प्रीस्ट है, ठीक है, इसको हिंदू ऑर्थोडॉक्सी बोला जा रहा है। अभी जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी है, जो टेंपल्स है, वो खुद के आइडियोलॉजीज को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करेंगे। अभी कुछ सोशल रिफॉर्मर ऐसे थे, उनका क्या मानना था कि हिंदू में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस है, जैसे सती प्रैक्टिसेस हो गई, ठीक है, विडो इमोलेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों को क्या करना चाहिए, उसमें से हटाना चाहिए। जो एनिमल सैक्रिफाइस है उसको भी हटाना चाहिए। तो उन्होंने इसमें रिफॉर्म्स मांगना चालू कर दिया, उसमें चेंजेस मांगना चालू कर दिए। तो इसके वजह से क्या होने लग गया, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी में और सोशल रिफॉर्मर्स में झगड़े शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल विडो इमोलेशन, मोनोथिज्म एंड ब्राह्मणिकल पीसट्रूथ। ठीक है, अभी मतलब क्या क्या टॉपिक्स पे डिबेट हो रहा है। पहले तो विडो इमोलेशन। विडो इमोलेशन मतलब क्या होता है, जो विडो होती है, जो वुमेन होती है, उसका जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसका मुंडन किया जाता है, उसके बाल निकाले जाते हैं, ठीक है, उसको विडो इमोलेशन बोला जाता है। तो सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या बोलना चालू कर दिया कि ये विडो इमोलेशन है, ये नहीं होना चाहिए, सती प्रथा तो होनी ही नहीं चाहिए, और उसके बाद जो विडो है उसका रीमैरिज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विडो का रीमैरिज होना चाहिए, उसकी वापस शादी कर देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस थी, रीमैरिज होना चाहिए, क्योंकि जो विडो होती थी उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी होती थी, तो वो वापस एक दूसरी शादी करके अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी। फिर उसके बाद मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मतलब क्या, देयर इज ओनली वन गॉड। मोनोथिज्म मतलब क्या, देयर इज ओनली वन गॉड, सबका मालिक एक है। अभी मोनोथिज्म को भी उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, प्रोमोट करना चालू कर दिया। कुछ लोगों ने मोनोथिज्म को अपोज करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड। ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड मतलब आप लोग देखो, जितने मंदिर है, मंदिर में ब्राह्मण सी होते हैं, ठीक है, तो ब्राह्मण, उनका जो राइट होता था कि वो क्या कर सकते थे, मंदिरों में ब्राह्मणिकल जो काम है वो पूरा उनका राइट होता था, बर्थ राइट होता था। तो ये लोगों ने वो चैलेंज करना चालू कर दिया कि मंदिरों में पूजा ब्राह्मण ही क्यों कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, हम क्षत्रिय हम भी कर सकते हैं, हम शूद्र हम भी कर सकते हैं। तो लोगों ने ये ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड को चैलेंज करना चालू कर दिया। ठीक है, और दूसरा है आइडल्ट्री। आइडल्ट्री मतलब क्या, आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप मतलब क्या, मूर्ति पूजक, आइडल वर्शिप। लोगों ने आइडल वर्शिप को भी चैलेंज करना चालू कर दिया कि मतलब बस मूर्ति रख के पूजा नहीं कर सकते, अपन बिना मूर्ति के भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, हर बार आइडल वर्शिप करने की जरूरत नहीं। अब ये सारे जो टॉपिक्स थे ये क्या होने लग गए, डिबेट होने लग गए, डिस्कस होने लग गए। लोग जो होते थे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से ये टॉपिक्स में डिस्कस करते थे, क्योंकि ये सबसे हॉट टॉपिक है। ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी आता है तो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक होते थे, लोग हर घर में, हर स्ट्रीट्स पे, कॉफी शॉप्स पे, हर जगह पे डिस्कस करते थे। ठीक है, इन बंगाल एज द डिबेट डेवलप, ट्रैक्स एंड न्यूज़पेपर प्रोलिफरेटेड, सर्कुलेटिंग वाइड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अभी जैसे ये डिबेट्स होने लग गए तो बहुत सारे जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, उसके रिलेटेड लिखना चालू कर दिया, और उसके वजह से जो न्यूज़पेपर्स थे वो और उसका प्रोडक्शन बढ़ते गया, लोग और ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते गए, आइडियाज और ज्यादा सर्कुलेट होने लग गए। जैसे सर्कुलेट होने लग गए, लोगों को वो चीजें पता चलने लग गए और लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, टू रीच अ वाइडर ऑडियंस द आइडियाज वर प्रिंटेड इन द एवरीडे स्पोकन लैंग्वेजेस। अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आइडियाज पहुंचने के लिए ये न्यूज़पेपर ने क्या करना चालू कर दिया, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर छापना चालू कर दिया, मैगजीन छापना चालू कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर महाराष्ट्र में न्यूज़पेपर बेचना है तो मराठी लैंग्वेज में बेचो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ते आएगा। अगर तुम कन्नड़ा में बेच रहे हो तो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखो, तमिलनाडु में बेच रहे हो तो तमिल लैंग्वेज में लिखो। मतलब जो लोकल का छोटा से छोटा आदमी वो भी क्या कर सकता था, न्यूज़पेपर पढ़ सकता था और डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकता था। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय पब्लिश द संवत कमुंडिनी फ्रॉम 1821। अभी ये संवत कमुंडी जो है ये राजा राम मोहन रॉय जी पब्लिश करते थे। इसमें वो किसको टारगेट करते थे, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को टारगेट करते थे। किसको टारगेट करते थे, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, हिंदू ऑर्थोडॉक्स, हिंदू लोगों को टारगेट करते थे। कब पब्लिश करते, कब पब्लिश हुआ था, 1821 से उन्होंने पब्लिश करना चालू कर दिया। ठीक है, अभी राजा राम मोहन रॉय जी जो थे ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर है। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म में वुमेन्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया है।
वुमेन्स के लिए उन्होंने वो सती प्रथा थी उसको टारगेट किया, उसको बंद कर दिया, ठीक है। विडो रीमैरिज के लिए इंकरेज किया, फिर उन्होंने हिंदू कॉलेज खोला, वुमेन के लिए, मेंस के लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस खोले, और उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया वुमेन के सोशल स्ट्रक्चर चेंज करने में, वुमेन का जो लाइफ है और बेहतर करने में। अभी राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने इतना सोशल स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश की कि उनके अगेंस्ट ही उनके घर वाले आ गए थे, मतलब उनको तड़ीपार कर दिया, उनको गांव से बाहर निकाल दिया था। उसमें उनके फैमिली मेंबर भी थे, फैमिली में मतलब उनकी खुद की माँ थी, वो बोल रही थी कि मैंने गलत बच्चे को जन्म दे दिया जो मेरे ही धर्म भ्रष्ट करने के पीछे तुला हुआ है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, ठीक है। उनको गांव, उनका खुद का गांव छोड़ना पड़ा, पर फिर भी उन्होंने अपना जो ऑब्जेक्टिव था सोशल रिफॉर्म लाने का उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन द समाचार चंद्रिका। अभी जो राजा राम मोहन राय जो थे वो संवाद कमोडिनी जो पब्लिश करते थे उसमें टारगेट किसको करते थे, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट में लिखते थे। अभी हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने क्या करना चालू कर दिया, उसको डिफेंड करना चालू कर दिया, उसके अगेंस्ट में और लिखना चालू कर दिया। उसके लिए उन्होंने क्या चालू किया, समाचार चंद्रिका चालू कर दिया, ठीक है। तो ये कौन है, ये संवाद कमोडिनी कौन बना रहा है, राजा राम मोहन राय बना रहा है, और ये समाचार चंद्रिका कौन बना रहा है, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी बना रहा है, मतलब राजा राम मोहन राय जी को डिफेंड करने के लिए, उनको अपोज करने के लिए, ठीक है। अभी ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसका हो जाता है, ठीक है। 1822 में दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स थे। कौन से दो पर्शियन न्यूज़पेपर है यहाँ पे, एक तो है जामे जहान नामा, ये है जामे जहान नामा, और दूसरा है शमशुल अकबर। ये दो न्यूज़पेपर थे। और उसके बाद जो गुजरात था, गुजराती न्यूज़पेपर था एक गुजराती न्यूज़पेपर, उस गुजराती न्यूज़पेपर का नाम क्या है, बॉम्बे समाचार, ठीक है। पहले आज जैसे स्टेट्स दिख रहे वैसे स्टेट्स नहीं हुआ करते थे, पहले जो होते थे प्रोविंसेस होते थे। बॉम्बे प्रोविंस में गुजरात भी आता था, महाराष्ट्र भी आता था। तो यहाँ पे जो गुजराती न्यूज़पेपर उसका क्या नाम है, बॉम्बे समाचार। यहाँ पे देख सकते हो आप फोटो, ये क्या है, बॉम्बे समाचार। ये एमसीक्यू इसका आ सकता है, याद कर लेना, ठीक है। In North India, the Ulama, legal scholar of Islam and Sharia, feared that colonial rulers would encourage conversion. अभी जो उल्लामा है, उल्लामा मतलब क्या होता है, लीगल स्कॉलर। जो मुस्लिम लोगों के जो लीगल स्कॉलर्स होते हैं, मतलब शरिया में जो लिखा होता है उसका इंटरप्रिटेशन वो करते हैं कि शरिया में क्या लिखा है, रूल्स कैसे है, ठीक है, कैसा होना चाहिए, ये उनको क्या बोला जाता है, उल्लामा बोला जाता है। अभी उल्लामा जो लोग हैं उनको क्या लगने लग गया, डर लगने लग गया कि जो प्रिंट कल्चर की वजह से जो रिफॉर्म आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से लोग क्या करेंगे, अपना धर्म को कन्वर्ट कर देंगे, मतलब धर्म को दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। टू काउंटर दिस दे यूज चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस। अभी इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, खुद ही रिलीजन्स के रिलेटेड उन्होंने पब्लिश करना चालू कर दिया। उनके खुद के उन्होंने मैगजीन्स बनाए, न्यूज़पेपर्स आने लग गए, ठीक है। अपने पर्शियन लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में लोगों को रिलीजन कैसे अच्छा है, वो कैसे फॉलो करना चाहिए और कैसे आपको भगवान की प्राप्ति होगी, ये क्या करने लग गए, लोगों को बताने लग गए, ठीक है। उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर्स एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर्स एंड ट्रैक्ट्स। उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, जो होली स्क्रिप्चर्स होते हैं, पुराने बुक्स होते हैं, उसको ट्रांसलेट करना चालू कर दिया इजी लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब जिससे लोगों को पता चले, ठीक है। लोगों को एजुकेट करना चालू कर दिया धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। द देवबंद सेमिनरी फाउंडेड इन 1867 पब्लिश्ड thousands upon thousands of fatwas telling Muslim readers how to conduct themselves in the everyday lives। अभी जो फतवा होता है, फतवा मतलब क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक एक ऑर्डर होता है जो मुस्लिम रिलीजियस हेड है वो रिलीज करता है। तो ये फतवा में बताया जाता है कि कैसे आपका डे टू डे वर्किंग एक्टिविटी होना चाहिए, रिलीजियस से रिलेटेड उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, तो ये ऑर्डर्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। नहीं भी कर सकते कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये क्या करना चालू कर दिया, फतवा जाहिर करना चालू कर दिया, जिससे कि उन्होंने कितने बार नमाज पढ़ना चाहिए, कितने बार उन्होंने भगवान का काम करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, कितने बार फास्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें किससे आने लग गई, फतवा से आने लग गई, ठीक है। अभी ये फतवा है, फतवा ये देख सकते हो आप लोग, फतवा मतलब है लीगल प्रोनाउंसमेंट। लीगल प्रोनाउंसमेंट जो इस्लामिक जो स्कॉलर्स होते थे, उल्लामा होते थे, वो देते थे लोगों को बताने के लिए। All through the 19th century, a number of Muslim sects and seminaries appeared, each with a different interpretation। अभी क्या होने लग गया कि जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम इंडिविजुअल्स थे, वो मुस्लिम इंडिविजुअल्स ही अभी क्या करेंगे, प्रिंट कल्चर को यूज करके कुरान का अलग अलग अपना इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे कुरान में ऐसा लिखा है, ठीक है। जैसे यूरोप में हुआ था, जैसे बाइबल में क्या लिखा था, सब इंटरप्रेट करने लग गए थे, फिर चर्च गुस्सा हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम एक्टिविटीज हो रही। Each keen on enlarging its followers and countering the influence of the opponents। मतलब जो मुस्लिम सेक्ट्स के जो उल्लामा थे वो अपने रिलीजन के रिलेटेड लिखते थे, और जो बाकी के दूसरी जो पब्लिक होती थी वो रिलीजन के अगेंस्ट में लिखते थे। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, काउंटर करते थे, कौन कैसा सही है वो बताने की कोशिश करते थे प्रिंट मीडिया से, ठीक है। उर्दू प्रिंट हेल्प देम कंडक्ट दिस बैटल्स इन पब्लिक। अभी जो उर्दू प्रिंट था, ये उर्दू में प्रिंट किया जाता था, जो मैगजीन होते थे, जो न्यूज़पेपर होते थे, वो इसने ये पूरे प्रिंट ने क्या कर दिया, ये बैटल्स को और अच्छा से कन्वे करने के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल क्या हो गया, मीडियम हो गया, ठीक है। Among Hindus too, print encouraged the reading of religious texts, especially in the vernacular language, ठीक है।
अभी मुस्लिम्स का हो गया, अभी यहाँ पे हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है, हिंदूज को भी टारगेट करेंगे क्योंकि हिंदूज में भी बहुत सारे प्रैक्टिसेस थी जो अच्छी नहीं थी, जैसे कि सती प्रथा थी, विडो इमोलेशन था, ठीक है, ये प्रैक्टिस एनिमल सैक्रिफाइस था, ये सारे प्रैक्टिसेस भी चेंज करने की जरूरत है। अभी लोग क्या करेंगे, हिंदूज के अगेंस्ट में भी लिखेंगे। अभी हिंदूज जो ऑर्थोडॉक्सी था, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने भी उनके फेवर में बुक्स प्रिंट करना चालू कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या किया उन्होंने, द फर्स्ट एडिशन ऑफ रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, ये तुलसीदास, ये रामचरितमानस, ठीक है। अभी ये रामचरितमानस में ये बुक लिखा था और ये सबसे ज्यादा क्या हो गया था, पॉपुलर हो गया था, लोग बहुत ज्यादा रीड कर रहे थे। कब आया था ये, कलकत्ता में आया था 1810 में। बाय द मिड 19th सेंचुरी चीप लिथोग्राफिक एडिशन फ्लडेड द नॉर्थ इंडियन मार्केट। अभी जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी था उन्होंने उनके रिलीजियस बुक्स, प्रेयर्स, तो बाकी जो मंत्र मंत्र होते थे उसके बुक्स बनाना चालू कर दिया और उसका सर्कुलेशन बढ़ गया, मतलब जो बुक्स का जो प्रोडक्शन था वो कम टाइम में ज्यादा बढ़ने लग गए। फ्रॉम द 1880s द नवल किशोर प्रेस एट लखनऊ एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस इन बॉम्बे पब्लिश न्यूमरस रिलीजियस टेक्स्ट। अभी वर्नाकुलर लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज में, वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का क्या मतलब होता है, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, ठीक है। अभी दो प्रेसेस बनाएगी जो बस रिलीजियस के टेक्स्ट बनाती थी, कौन से, एक नवल किशोर प्रेस है, कहां पे, लखनऊ में, और दूसरा श्री वेंकटेश्वर प्रेस है, वो कहां पे, बॉम्बे में है, ठीक है। तो दो ऐसे प्रेसेस जो बस रिलीजियस बुक्स बनाती थी, रिलीजियस टेक्स्ट को क्या करती थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रिंट करती थी। इन द प्रिंटेड एंड पोर्टेबल In the printed and portable form, this could be read easily by the faithful at any place and any time। अभी ये जो बुक्स होते थे ये छोटे छोटे बुक्स में बनाए जाते थे, ठीक है, अलग अलग जो बुक्स होते थे छोटी बड़ी ऐसे बनाए जाते थे जिससे जो लोग है वो छोटे से छोटे लोग वो बुक को अफोर्ड कर पाए और ज्यादा से ज्यादा जगह पे वो रीड कर पाए, ठीक है। दे कुड ऑल्सो रीड आउट टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ लिटरेट मैन एंड वुमेन, मतलब इलिटरेट मैन एंड वुमेन, मतलब वो जो लोग जिनको पढ़ना आता था वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में बुक्स पढ़ के बाकी जो लोगों को पढ़ते नहीं आता था उनको पढ़ के सुना सकते थे, ठीक है। Religious texts therefore reached a wide circle of people, encouraging discussion, debates, controversies within and among different religious group। अभी ये जो प्रिंट टेक्स्ट था, न्यूज़पेपर्स हो गए, फिर उसके बाद जर्नल्स हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद जो बंगाल गैजेट था वो वीकली मैगजीन था, वीकली मैगजीन्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होने लग गई, इसकी वजह से डिस्कशंस बढ़ने लग गए, डिबेट बढ़ने लग गए, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज लोगों तक पहुंचने लग गई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीजें समझने लग गई कि रिलीजन जो है उसमें प्रैक्टिसेस कैसी है, ये प्रैक्टिसेस नहीं चलनी चाहिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सारी चीजें अभी क्या हो रही थी, लोगों को पता चल रही थी। इसके वजह से क्या हो रहा था, डिबेट डिस्कशन बढ़ते जा रहा था, सोशल ऑर्डर में झगड़े शुरू हो रहे थे, ठीक है, सोसाइटी में झगड़े शुरू हो रहे थे। Print did not only stimulate the publication of conflicting opinions among the communities, but it also connected communities and people at different parts of India। अभी ये प्रिंट कल्चर ने चेंज तो लाया ही लाया, पर चेंज से लोग भी यूनाइट हो गए। कैसे यूनाइट हो गए, अभी जो लोगों का इक्वल प्लेटफॉर्म था, जो लोग हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को टारगेट करते थे वो यूनाइट हो गए, उनको पता चलने लगा कि नहीं अरे ये भी है, ये हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट में बोल रहा है, बाकी भी तमिलनाडु में भी कोई लोग हैं जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो सब लोग क्या हो जाते थे, यूनाइट हो जाते थे। और जो लोग हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को फेवर करते थे वो अलग दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या हो गए, यूनाइट हो गए। तो इसके वजह से क्या होने लग गया, लोगों की जो थिंकिंग थी, लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग को लेके लोगों में यूनिटी डेवलप होने लग गई, ठीक है। न्यूज़पेपर कन्वेड न्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्रिएटिंग पैन इंडिया आइडेंटिटीज। अभी ये जो न्यूज़पेपर्स थे, ये न्यूज़पेपर क्या होने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए और उन्होंने पैन इंडिया पे अपना जो सर्कुलेशन था, अपना जो न्यूज़पेपर था वो बेचना चालू कर दिया और उनकी जो आइडेंटिटी थी पूरे इंडिया में उनकी आइडेंटिटी होने लग गई, ठीक है, पूरे इंडिया में वो न्यूज़पेपर को पहचाना जाता था, ठीक है। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, अभी न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन डेवलप होते जा रहे हैं। न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन डिमांडेड न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। अभी न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग मतलब क्या, अभी जैसे जैसे प्रिंट कल्चर डेवलप होते जा रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ते जा रही है। कुछ लोगों को पोएम अच्छी लगती है, कुछ लोगों को स्टोरीज अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नॉवेल्स अच्छी लगती है, कुछ लोगों को हॉरर स्टोरीज अच्छी लगती है। तो लोग जो है वो अभी अलग अलग बुक्स, अलग अलग स्टोरीज डिमांड कर रहे हैं जिससे कि उनको पढ़ने में मजा है। अभी ये अपन बहुत 18-19 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं हुआ करता था। एंटरटेनमेंट मतलब आज आप लोग को देखो कितना सारा एंटरटेनमेंट है, आप थिएटर जा सकते हो, मॉल घूमने जा सकते हो, आप पार्क जा सकते हो, ठीक है, आप बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क जा सकते हो, ठीक है, नेटफ्लिक्स देख सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको एंटरटेनमेंट के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बुक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, पर हम 18-19 सेंचुरी की जब बात करें वहां पे कोई ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं हुआ करता था और जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको तो एंटरटेनमेंट था ही नहीं। तो ये जो बुक था उनका होल एंड सोल एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट था जो उनको बुक्स पढ़ने में इसलिए बहुत ज्यादा मजा आता था। इन यूरोप द नोवेल लिटरेरी फॉर्म वाज डेवलप्ड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ पीपल हु एक्वायर्ड इंडियन फॉर्म ऑफ स्टाइल्स। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूरोप में
यूरोप में भी ऐसे बुक्स प्रिंट किए जा रहे हैं इंडियन स्टाइल के, मतलब जैसे जो लोगों को अलग अलग स्टाइल अच्छी लगती थी, इंडियन स्टाइल अच्छी लगती थी, चाइनीज स्टाइल अच्छी लगती थी, कोरियन स्टाइल अच्छी लगती थी, अभी ऐसे बुक्स क्या किए जा रहे थे, प्रिंट किए जा रहे थे यूरोप में। एज टू एक्वायर डिस्टिंक्टली इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल फॉर रीडर्स इट ओपन अप न्यू वर्ल्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड गिव अ विविड सेंस ऑफ डाइवर्सिफाइंग ह्यूमन लाइफ। अभी जो रीडर्स थे उनको क्या मिलना चालू हो गया, एक ही जगह पे रह के उनको अलग अलग एरियाज के दूसरे दूसरे बुक्स मिलना चालू हो गए, उनके कल्चर उनको समझ में आने लग गए। ठीक है, जैसे कि जो चाइना है, चाइना को इंडिया का कल्चर समझ में आने लग गया, इंडिया को यूरोप का कल्चर समझ में आने लग गया, यूरोप को इंडिया का कल्चर समझ में आने लग गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होने लग गई, या प्रिंट कल्चर की वजह से ये सोशल जो था, सोशल स्ट्रक्चर जो था वो तो चेंज हो ही रहा था, पर जो आइडियाज थी वो भी शेयर हो रही थी, कल्चर्स भी शेयर हो रहे थे। ठीक है, एमर्जेंस ऑफ न्यू लिटरेरी फॉर्म्स, अभी उसमें लिरिक्स होते हैं, लिरिक्स मतलब जो वर्ड्स होते हैं, जो गाने के उसको वर्ड्स बोले जाते हैं। अभी इसमें शॉर्ट स्टोरीज भी होती थी, छोटी छोटी कहानियां होती थी, और एसेज होते थे। एसेज मतलब एक टॉपिक को लेके आप पूरा उससे रिलेटेड लिखते हो, उसको ऐसे बोला जाता है। तो बुक्स जो थी वो ये सारे फॉर्म में लिखी जाती थी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाती थी, पोएम्स लिखी जाती थी, बड़े बड़े एसेज लिखे जाते थे, किसी आदमी के नाम पे या किसी टॉपिक से रिलेटेड एसेज लिखे जाते थे। ठीक है, ये अलग अलग क्या है, लिटरेरी फॉर्म्स है। अभी यहाँ पे बात करते हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो है ये एक बहुत बढ़िया पेंटर थे। आप लोग ये यहाँ उनकी फोटो है। ठीक है, राजा रवि वर्मा, यहाँ पे उनकी फोटो है, ये उनकी पेंटिंग आप लोग देख सकते हो, कैसी रियलिस्टिक पेंटिंग ये बनाते थे। ठीक है, न्यू विजुअल कल्चर टुक द शेप एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। अभी एक नया विजुअल कल्चर डेवलप हो रहा है। विजुअल कल्चर मतलब अभी पहले तो बस प्रिंट हो रहा था, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, पिक्चर्स भी आएंगे, पिक्चर से लोगों को और ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा। आप लोग देखो, आपके पास अगर बुक है उसमें बस प्रिंटेड ही है, ठीक है, कोई पिक्चर्स नहीं है, तो वो आपको बुक बहुत बोरिंग लगती है। पर ऐसी बुक जिसमें पिक्चर्स बहुत ज्यादा है, वो आपको बुक देखने में थोड़ी एटलीस्ट टाइम पास तो होता है। ठीक है, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग विजुअल इमेजेस कुड बी इजीली रिप्रोड्यूस इन मल्टीपल कॉपीज। अभी क्या होने लग गया, जो ज्यादा बुक्स है विजुअल इमेजेस के साथ जो बुक्स थे वो प्रिंट होने लग गए, ज्यादा से ज्यादा प्रिंट होने लग गए। अभी लोग जो थे वो इमेजेस देख के और ज्यादा बुक्स डिमांड करने लग गए। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इमेजेस फॉर द मास सर्कुलेशन। अभी राजा रवि वर्मा जो थे, इन्होंने क्या करना चालू कर दिया, पेंटिंग करना चालू कर दिया अलग अलग चीजों पे। ठीक है, पेंट करके फिर उसको क्या करते थे, वो प्रिंट में छाप देते थे। अभी राजा रवि वर्मा जो थे, इन्होंने बैकवर्ड कास्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। राजा रवि वर्मा जी ने क्या किया था, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को, दलित लोगों को मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था। तो राजा रवि वर्मा ने क्या करना चालू कर दिया, भगवानों के पेंटिंग उन्होंने बनाना चालू कर दिया, और ये जो पेंटिंग होती थी वो मंदिरों के बाहर उन्होंने लगाना चालू कर दिया, जिससे कि जो भगवान थे वो मंदिर से बाहर आ गए। किसके लिए, दलित लोगों के लिए। अभी दलित लोग जो थे, बैकवर्ड कास्ट के जो लोग थे, वो भगवान के दर्शन बाहर से ही कर सकते थे, भगवान को बाहर से ही देख सकते थे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका, राजा रवि वर्मा का। पुअर वुड एंग्रेव्स हु मेड वुड ब्लॉक्स सेट अप शॉप्स नियर द लेटर प्रेसेस एंड वेर एम्प्लॉयड बाय द प्रिंट शॉप। अभी जो वुड एंग्रेव्स होते थे, अभी वुड पे भी लिखा जाता था, वुड पे भी क्या किया जाता है, एंग्रेव करके लिखा जाता था। तो वहां पे भी उसके वजह से प्रिंट शॉप के बाजू में वो होता था, तो वहां पे सब लोगों को क्या मिल जाता था, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था। ठीक है, cheap prints and calendars easily available in the bazaar could be bought even by the poor। अभी जो सस्ते में प्रिंट्स मिलने लग गए, कम पैसे में बुक्स मिलने लग गए, उसकी क्वालिटी थोड़ी खराब होती थी पर छोटे से छोटे लोग उसको रीड कर सकते थे। कैलेंडर्स लोगों को मिल सकता था, उसकी वजह से क्या लग गया, गरीब लोगों को भी एक सहारा मिल गया, प्रिंट कल्चर की आइडियाज उन तक पहुंचने लग गई। दिस प्रिंट बिकेम शेपिंग पॉपुलर आइडियाज अबाउट द मॉडर्निटी, ट्रेडिशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर। अभी ये जो प्रिंट था, ये प्रिंट ने लोगों को मॉडर्नाइज कर दिया, उनका ट्रेडिशन चेंज कर दिया, उनके रिलीजन को उन्होंने टारगेट करना चालू कर दिया। उसकी वजह से पॉलिटिकल डिबेट्स होने लग गए, सोसाइटी के ऊपर डिबेट होने लग गए और उनके कल्चर पर डिबेट होने लग गए। ठीक है, अभी लोग जो है ये सारे पॉइंट्स को लेके क्या करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, उससे रिलेटेड डिबेट करते थे, उसको चैलेंज करते थे। सारी एक्टिविटीज क्या किया जाती थी यहाँ पे सोसाइटी में होती थी। ठीक है, बाय द 1870s कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स। अभी कैरिकेचर क्या होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये कैरिकेचर। कैरिकेचर मतलब क्या, एक फनी वे में कार्टून को बनाना, फनी वे में एक स्केच बनाना, कार्टून बनाना। आप लोग देखते होंगे न्यूज़पेपर में जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके फनी वे में कार्टून्स बनाए जाते हैं, उनके स्केच बनाए जाते हैं और एक मैसेज पहुंचाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, कैरिकेचर बोला जाता है। और कार्टून जो होता है, ये कार्टून है, ठीक है, वेयर बीइंग पब्लिश्ड ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। अब ये कैरिकेचर कार्टून बनाए जा रहे हैं किससे रिलेटेड, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को लेके ये कैरिकेचर कार्टून बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सम कैरिकेचर रिडिक्यूल्ड एजुकेटेड इंडियंस। अभी कुछ कैरिकेचर जो थे वो एजुकेटेड इंडियंस के लिए बनाए जाते थे, उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, जो वेस्टर्न टेस्ट को फॉलो करते थे, मतलब वो ब्रिटिश लोगों को फॉलो करते थे, वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करते थे, इंडियन कल्चर को फॉलो नहीं करते थे। एंड अदर एक्सप्रेस द फियर ऑफ सोशल चेंज। अभी कुछ कार्टून और कैरिकेचर ऐसे बनाए जाते थे जिससे जो सोशल चेंज जैसे आ रहा है उसका डर उसमें वो स्केचेस में बताया जाता था। देयर वर एम्पिरिकल कैरिकेचर्स लैम्पोनिंग nationalists as well as nationalist cartoon criticizing empirical rules।
मतलब ऐसे कैरिकेचर्स बनाए जा रहे थे जिससे कि जो इंपेरिकल रूल है, मतलब जो ब्रिटिश का राज है, उसको अपोज किया जाता था। ठीक है, जो ब्रिटिश का डर है वो कार्टून्स में बताया जाता था। ये सारे पिक्चर्स क्या आने लग गए, प्रिंट कल्चर के जरिए आने लग गए। अभी वुमेन एंड द प्रिंट, ठीक है, अभी यूरोप में वुमेन का देखा था, अभी इंडिया में वुमेन का देखते हैं। लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन बिगन टू बी रिटन, वुमेन रीडिंग इंक्रीज इनॉर्मसली इन द मिडिल क्लास होम। ठीक है, अभी पहले के जमाने में कैसा होता था, जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो था, उनके ही वुमेन को एजुकेशन अलाउड था, उनको ही वुमेन को रीड करना अलाउड था, पढ़ना अलाउड था, सब था। पर जो लोअर और लोअर मिडिल क्लास के जो वुमेन्स होते थे उनको पढ़ना लिखना अलाउड नहीं होता, वो बस काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते जा रहा है, यहाँ पे प्रिंट कल्चर डेवलप होने की वजह से ज्यादा लोगों तक बुक्स पहुंचने की वजह से क्या होने लग गया है कि जो वुमेन है वो भी अपने लाइफ्स के बारे में क्या कर रही है, लिख रही है। दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट देयर लाइफ, कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, उनका हस्बैंड उनको कैसा ट्रीट करता था, उसकी फैमिली उसको कैसे ट्रीट करती थी, घर का सब काम करने के बाद भी उसको एक सोशल लेवल पे उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था। लिबरल हस्बैंड एंड फादर्स बिगेन एजुकेटिंग देयर वुमेन। अभी कुछ फैमिलीज ऐसी भी थी जो लिबरल थी, उनको लगता था कि उनके घर में जितने भी वुमेन है उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, तो ऐसे लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, अपने वुमेन को, अपने बेटी को पढ़ाना लिखाना चालू कर दिया। वुमेन स्कूल्स वर सेटअप इन द सिटीज एंड टाउन्स। अभी 19th सेंचुरी तक क्या होने लग गया, स्पेशल वुमेन सेंट्रिक स्कूल्स कॉलेजेस बनाए गए जहां पे वुमेन जाके क्या हो सकती थी, एजुकेट हो सकती थी। मेनी जर्नल्स बिगेन कैरिंग राइटिंग बाय वुमेन एंड एक्सप्लेन व्हाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड। अभी वुमेन ने, जो वुमेन एजुकेटेड हो गई थी, ठीक है, जिसको पढ़ना लिखना आता था, उन्होंने बुक लिखना चालू कर दिया कि ऐसे टॉपिक्स पे बुक लिखना चालू कर दिया जिससे वुमेन को क्यों एजुकेट करना चाहिए, वुमेन को एजुकेट करने के क्या फायदे, वुमेन अगर एजुकेट हो गई तो सोसाइटी अच्छी हो सकती है, फैमिली डेवलप हो सकती है, ये चीजों के बारे में उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, लिखना चालू कर दिया। दे आल्सो कैरिड अ सिलेबस एंड अटैच सुटेबल रीडिंग मैटर्स which could be used for home based schooling। अभी उन्होंने जो बुक्स थे प्रिंट में, उन्होंने सिलेबस अटैच करना चालू कर दिया और ऐसा लिटरेचर वहां पे डेवलप किया जो वुमेन है वो क्या कर सकती थी, घर बैठे बैठे ही खुद को थोड़ा बहुत एजुकेट कर सकती थी। ठीक है, नॉट ऑल द फैमिलीज वर लिबरल्स। अभी सब जो फैमिलीज थे वो तो ओपन माइंडेड नहीं थे। लिबरल मतलब क्या, ओपन माइंडेड, जो वुमेन को एजुकेट करते थे, इनको लिबरल बोला जाता है, ओपन माइंडेड। अभी सब जो फैमिलीज थी इंडिया में तो सब ओपन माइंडेड नहीं थे, कुछ वुमेन को बहुत ज्यादा लोअर लेवल पे ट्रीट करते थे। कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव दैट इलिटरेट गर्ल विल बी विडोड। अभी जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी था उनका क्या मानना था, हिंदू कंजर्वेटिव जो हिंदू थे, कि अगर वुमेन एजुकेट हो गई तो उसके हस्बैंड की डेथ हो सकती है, वो विडो बन सकती है। मुस्लिम्स को क्या लगने लग गया, मुस्लिम्स फियर्ड दैट एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाय रीडिंग उर्दू रोमांसेस। उनको क्या लगने लग गया कि जो उर्दू रोमांसेस पढ़ के, देख के जो वुमेन है वो क्या हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी, उसका जो मानना है, उसका जो सोशल स्टेटस है वो खराब हो जाएगा। समटाइम्स रिबेल वुमेन डिफाइड सच प्रोहिबिशन। अभी बहुत सारे वुमेन ने ये दो थे, इनको अपोज करना चालू कर दिया कि जो आप बोल रहे हो ये गलत है। ठीक है, अब एक छोटी सी स्टोरी दी है आपके बुक में, अ गर्ल इन द कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली। ठीक है, एक लड़की है जो एक बैकवर्ड मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है, कंजर्वेटिव मतलब पिछड़ी सोच वाले, ठीक है, ऑफ नॉर्थ इंडिया, हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू। अभी ये जो वुमेन थी उसने सीक्रेटली उर्दू में पढ़ना लिखना सीख लिया, पर उसकी जो फैमिली थी उसको क्या प्रेशराइज कर रही थी, उसने अरबिक कुरान पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। ठीक है, पर उसकी फैमिली को उसने अपोज किया और फिर भी वो उर्दू पढ़ते रही। अभी ये जो है ये बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है। आज आप लोग अपने माँ बाप का सुनते नहीं हो, पर ये टाइम पे फैमिली को डिफाई करना, फैमिली को अपोज करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता था। ठीक है, सोसाइटी आपको रिजेक्ट कर देती थी, फैमिली वाले अगर रिजेक्ट कर दे तो सोसाइटी भी आपको क्या करती थी, रिजेक्ट करती थी, और ये एक बहुत बड़ा काम था घर वालों को अपोज करना या उनके अगेंस्ट में जाना। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टोरी है, इन ईस्ट बंगाल इन द अर्ली 19th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है, 19th सेंचुरी। राज सुंदरी देवी, यहाँ पे फोटो देख सकते हो, ये राज सुंदरी देवी है। ठीक है, यंग मैरिड गर्ल इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड। ऑर्थोडॉक्स मतलब पिछड़ी सोच वाले, कंजर्वेटिव सोच वाले। लर्न टू रीड इन द सीक्रेसी इन हर किचन। अभी ये जो राज सुंदरी देवी है उसने पढ़ना लिखना अपने किचन में सीख लिया, छुप छुप के। उसकी फैमिली मेंबर्स उसको अलाउ नहीं करते थे पढ़ने लिखने के लिए, तो उसने किचन में जाके छुप छुप के सीखा। लेटर शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जुबान, और बाद में पढ़ने लिखने के बाद उसने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी। क्या नाम है ऑटोबायोग्राफी का, अमर जुबान, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1876। इट वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज। बंगाली लैंग्वेज की ये फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी है अमर जीवन। किसने लिखी है, राज सुंदरी देवी। ठीक है,
Since social reformers and novels has already created a great interest for women's life and emotions, there were also an interest on what women would have to say about their own lives. अभी बहुत सारे बुक्स वुमेन के ऊपर बनाए जाते थे, वुमेन क्या है, वुमेन ने कैसा रहना चाहिए, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसने हाउस में घर में कैसा रहना चाहिए, ठीक है, ये वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स बनाए थे, नॉवेल्स बनाए जाते थे। पर अभी टाइम आ गया था कि वुमेन जो है वो अपने खुद के लाइफ के बारे में बताए, क्या क्या करे, अपने खुद के लाइफ के बारे में बताए कि जो उसकी जो जिंदगी है वो लाइफ वो स्पेंड कैसे कर रही है, उसके क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं। अगर वो हिंदू फैमिली से बिलोंग कर रही है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, अगर वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग कर रही है तो उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उसके फैमिली मेंबर्स उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें वो क्या करेंगे अभी बुक्स में लिखेंगे। फ्रॉम द 1860s a few Bengali women like कैलाश भाषिनी देवी wrote books highlighting the experience of a वुमेन। अभी ये कैलाश भाषिनी देवी है, उसने क्या करना चालू कर दिया, वुमेन के एक्सपीरियंस लिखना चालू कर दिया कि उसकी फैमिली है उसको कैसा ट्रीट करे, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ते हैं, घर का सारा काम उसको करना पड़ता है तो कैसे डिफिकल्टी में वो काम करती है, उसमें भी जो फैमिली मेंबर्स है उसको लोअर ट्रीट करते हैं, उसको इक्वल स्टेटस नहीं मिलता। हाउ वुमेन वर रिप्रेजेंटेड एट होम, उसने किस पे लिखना चालू कर दिया कि कैसे वुमेन को घर में बंदी बनाया जाता है, जेल में रखे, जैसे कैदी को जेल में रखा जाता है, कैसे वुमेन को वैसी ट्रीटमेंट मिलती थी। केप्ट इन इग्नोरेंस, फोर्स्ड टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर एंड ट्रीटेड अनजस्टली बाय द वेरी पुअर पीपल दे सर्व। मतलब जो वुमेन जो घर में काम करती थी, जो लोगों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए काम करती थी, उसको ही क्या किया जाता था, उसको ही इग्नोर किया जाता था, उसको लोअर ट्रीट किया जाता था, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स इन्होंने क्या करना चालू कर दिया, बुक्स में लिखना चालू कर दिया, नॉवेल्स में लिखना चालू कर दिया। इन द 1880s इन द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ताराबाई शिंदे, ठीक है, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई wrote with the passionate anger about the miserable rights of the upper caste Hindu women। अभी ये जो वुमेन्स थी उन्होंने विडोज के बारे में लिखना चालू कर दिया, जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स है उनके साथ भी क्या प्रॉब्लम्स थे उन्होंने उसमें लिखना चालू कर दिया। कहाँ पे, कौन से जगह पे, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। कौन है, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, ठीक है। A woman in Tamil novel expressed that a reading meant to women who were so greatly confined। अभी तमिल नॉवल में एक वुमेन थी, उसने एक्सप्रेस किया कि बुक्स उनके लाइफ में क्या इंपैक्ट कर रहा है। उसने क्या स्टेटमेंट दिया, फॉर वेरियस रीजन माय वर्ल्ड इज स्मॉल, मतलब बहुत सारे कारणों की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से मेरी जो दुनिया है वो बहुत छोटी है। मोर देन हाफ ऑफ माय लाइफ हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स, पर मेरा जो 50% है, मतलब मेरी जो खुशी है, मेरी जिंदगी में जो भी खुशी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, बुक्स की वजह से आ रही है, बुक्स रीडिंग करने की वजह से आ रही है, ठीक है। While Urdu, Tamil, Bengali and Marathi print culture had developed early, Hindi printing became seriously only from 1870s। ठीक है, अभी पहले तो उर्दू लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, बंगाली मराठी लैंग्वेज में बुक्स प्रिंटेड थी, पर अभी किस पे फोकस हो रहा था, हिंदी लैंग्वेजेस में बुक्स प्रिंट होना चालू हो गया था। Soon large segment of it was devoted to the education of women। अभी ज्यादा जो बुक्स होते थे ये वुमेन एजुकेशन पे बनाए जाते थे, वुमेन सेंट्रिक बुक्स होते थे। By early 20th century, journals written for and sometimes edited by women became extremely popular। मतलब 20th century तक बहुत सारे जो बुक्स थे, नॉवेल्स थे, जर्नल्स थे, जो वुमेन लिखती थी वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे, क्योंकि वुमेन के जो प्रॉब्लम्स होते थे वो सोसाइटी को पता ही नहीं होते थे, उनके लिए वो क्या होती थी, नई बात होती थी। तो ये बुक्स के जरिए उनको पता चलता था कि वुमेन की जो लाइफ है वो कैसे हो चुकी है, ठीक है। दे डिस्कस इश्यूज लाइक वुमेन एजुकेशन। अभी ये जो बुक्स थे वो क्या डिस्कस करते थे, वुमेन के एजुकेशन पे डिस्कस करते थे, विडोहुड पे डिस्कस करते थे, मतलब उसका जो हस्बैंड मर जाता था उसमें उसकी कंडीशन कैसे हो जाती थी। फिर उसको विडो रीमैरिज के बारे में बताया जाता था कि वुमेन अगर उसका हस्बैंड भले ही मर गया तो उसकी दूसरी शादी भी कराई जा सकती है। सम ऑफ देम ऑफर्ड हाउस होल्ड एंड फैशन लेसन्स टू द वुमेन। अभी बहुत सारे बुक्स ऐसे बनाए जाते थे कि वुमेन को फैशन लेसन्स दिए जाते थे कि साड़ी है कैसे पहननी चाहिए, नए नए स्टाइल्स में कैसे पहननी चाहिए, अलग अलग वे ऑफ वेयरिंग क्या होता है, ऑर्नामेंट्स कैसे पहननी चाहिए, कौन से टाइप्स के ऑर्नामेंट होते हैं। ऐसे बुक्स किसके लिए बनाए जाते थे, वुमेन्स के लिए बनाए जाते थे, ठीक है। आज भी ऐसे बुक्स आते हैं वुमेन के लिए। इन पंजाब अ सिमिलर फॉक लिटरेचर वाज वाइडली प्रिंटेड फ्रॉम अर्ली 20th सेंचुरी। अभी पंजाब में भी 20th सेंचुरी में उनके बुक्स प्रिंट होने लगे। अभी राम चड्डा जो है, राम चड्डा ने एक फास्ट सेलिंग बुक बनाई है, क्या नाम है बुक का, स्त्री धर्म विचार। अभी ये स्त्री धर्म विचार में उसने क्या मेंशन किया कि वुमेन ने ओबीडियंट वाइफ कैसे बनके रहना चाहिए, उससे रिलेटेड उसने ये बुक में लिखा है। द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश चीफ बुकलेट्स विद अ सिमिलर मैसेज। अभी जो खालसा ट्रैक्ट है उसने भी क्या करना चालू किया, ये सिमिलर मैसेज पे उन्होंने जो छोटे छोटे जर्नल्स थे, बुक्स थे, उन्होंने छापना चालू कर दिया। मेनी ऑफ दीज वेर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ गुड वुमेन। ये जो बुक्स होती थी ये एक गुड वुमेन ने कैसा रहना चाहिए, एक डायलॉग था, एक बताया जाता था कि हाउ अ वुमेन शुड बी अ गुड हाउसवाइफ, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करते थे, ये बुक्स में बताते थे, मेंशन करते थे। इन बंगाल एंड एंटायर एरिया ऑफ सेंट्रल कलकत्ता द बटाला। अभी कलकत्ता में जो बटाला नाम का जो एरिया, ये क्या है, एरिया है। अभी यहाँ पे
पॉपुलर बुक्स मिलती थी, ये हब बन गया था बुक्स का, ठीक है। हैव यू हियर यू कुड बाय चीप एडिशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स, यहाँ पे तुम कोई भी बुक मांग लो, रिलीजियस बुक मांग लो, पोएम मांग लो, कोई भी मांग लो, हर चीज यहाँ पे, हर बुक यहाँ पे ये बटाला में मिलती थी। एज वेल एज लिटरेचर दैट वाज कंसिडर्ड ऑब्सक्यूर एंड स्कैंडलस, मतलब ऐसे जो बुक्स थे जो बहुत ज्यादा रेयर होते थे वो यहाँ पे बटाला में आपको मिल जाते थे। बाय द लेट 19th century लॉट ऑफ दिस बुक्स वेर बीइंग प्रोफेशनली इलस्ट्रेटेड विथ वुड कट्स एंड कलर्ड लिथोग्राफ्स। अभी 19th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे बुक्स थे जो वुड पे लिखे जाते थे, कलर्ड तो थे पर वुड्स में होते थे, तो बहुत टाइम तक चलते थे, तो वो भी बुक्स यहाँ पे देखने को मिलते थे। पेडलर टुक द बटाला पब्लिकेशन टू द होम्स। द पेडलर्स मतलब जो हाथ गाड़ी होते हैं, जो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपने गुड्स बेचते डोर टू डोर, तो पेडलर्स ने क्या करना चालू कर दिया, बटाला से जो बुक्स होते थे वो डोर टू डोर लोगों को प्रोवाइड करना चालू कर दिया, ठीक है। अभी ये एक पेंटिंग दिया है आपके बुक में, ये पेंटिंग में ऐसा बताया गया है कि कैसे जो वेस्टर्नाइजेशन है, कैसे वेस्टर्नाइजेशन अपने इंडियन कल्चर को स्पॉइल कर रहा है, ठीक है। कैसे वेस्टर्नाइजेशन, जो वेस्टर्न कल्चर है वो इंडियन कल्चर को कैसे स्पॉइल कर रहा है। अभी ये लड़का है, ये लड़का के हाथ, ये लड़के के हाथ में वीणा दिखाया गया है, ये एक मेल है, ठीक है। ये एक लड़की है, ये लड़की के हाथ में क्या दिखाया गया है, हुक्का पॉट दिखाया गया है जो स्मोक करते हैं, ठीक है। An Indian couple, black and white woodcut. The image shows that the artist fear that the cultural impact of the West has turned the family upside down. मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है उसने कैसे इंडिया का जो कल्चर है उसको खराब कर दिया है। Notice that the man is playing the वीणा, जो मैन है क्या कर रहा है, वीणा बजा रहा है, and the woman is smoking hookah. The move towards the women education in the late 19th century created anxiety about the breakthrough. और ये जो है ये और क्या डिपिक्ट करता है कि अगर वुमेन ज्यादा और एजुकेट हो गई तो ऐसा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो और इसकी तरह क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है। ये लोगों में बहुत सारा डर था। प्रिंट एंड द पुअर पीपल। अभी जो प्रिंट है और जो गरीब लोग हैं, अभी जो गरीब लोग हैं, पहले तो वुमेन ने लिखना चालू कर दिया, वुमेन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। अभी जो पुअर पीपल है वो भी अपने बारे में लिखेंगे, अपने लाइफ के बारे में लिखेंगे। अभी इससे लोगों को भी पता चलेगा। वेरी चीप स्मॉल बुक्स वेर बॉट टू द मार्केट इन द 19th century मद्रास टाउन एंड सोल्ड एट द क्रॉस रेट। अभी बहुत जो सस्ते बुक्स होते थे जिनके लो क्वालिटी पेजेस होते थे, ये गरीब लोग वो बुक्स पढ़ते थे, ठीक है, 19th सेंचुरी में। पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेट अप फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। पब्लिक लाइब्रेरीज बनने लग गई जिससे ये वर्कर्स होते थे, ठीक है, ये पुअर लोग होते क्या करते, लाइब्रेरी में जाते थे, बुक पढ़ते थे, वापस आते या बुक वहां से क्या करते, लैंड करते थे, ठीक है, पढ़ के वापस रिटर्न कर देते थे। दीज लाइब्रेरीज वर लोकेटेड मोस्टली इन द सिटीज, टाउन्स एंड द टाइम्स ऑफ प्रॉस्परस विलेजेस। अब ये जो लाइब्रेरीज होती थी ये अच्छे अच्छे जगह पे सिचुएटेड होती, टाउन्स में, सिटीज में, ठीक है, प्रॉस्परस विलेजेस में। फॉर रिच लोकल पैट्रन सेटिंग अप लाइब्रेरी वाज अ वे ऑफ एक्वायरिंग प्रेस्टीज। अभी जो बड़े बड़े लोग थे, जो रिच लोग थे, प्रेस्टिजियस लोग थे, उनके लिए लाइब्रेरी बनाना एक प्रेस्टिजियस काम हो जाता है। जैसे आज इंडिया में आप अगर मंदिर बना रहे हो, ठीक है, सोसाइटी के लिए मंदिर बना रहे हो तो एक प्रेस्टिजियस बात होती है कि हमने मंदिर बनाया, ठीक है, मंदिर को नाम भी देते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लाइब्रेरी बनाई जा रही है एक प्रेस्टीज के नाम पे, ठीक है, जिससे उनका नाम बड़ा हो जाता है, ठीक है। द लेट 19th century कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टेड कमिंग अप इन मेनी प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड एसेज, ठीक है। In the late 19th century, caste discrimination started coming up in many printed tracts and essays. अभी इंडिया में अनटचेबिलिटी थी, अनटचेबिलिटी भी थी। ये टॉपिक को भी उठाया जाएगा, ये टॉपिक को भी डिस्कस किया जाएगा। जो अपर कास्ट के जो लोग हैं कैसा डिस्क्रिमिनेट करते थे, कैसा एक्सप्लॉइट करते थे लोअर कास्ट के लोगों को। ज्योतिबा फुले, द मराठा पायनियर ऑफ लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट, रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। अभी ये ज्योतिबा फुले, उन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी 1871 में। उसमें उन्होंने स्लेवरी सिस्टम के बारे में बताया था, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया था, और दलित लोग जो है उनके साथ कैसा सुलूक होता है, ये सारी चीजें उन्होंने ये बुक में कवर की थी, ठीक है, ज्योतिबा फुले। इन द 20th century, B.R. Ambedkar in Maharashtra and E.V. Ramaswamy Naikar in Madras। अभी ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, एक B.R. अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी नायकर। अभी ये जो दो नाम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं बैकवर्ड कास्ट के लोगों के, ठीक है। जो अनटचेबिलिटी थी, ये दोनों लोगों ने अनटचेबिलिटी को इंडिया में हटाने का काम किया है, B.R. अम्बेडकर और रामास्वामी नायकर। Also known as Periyar, wrote powerfully on caste and writings were read by the people all over India। अभी ये जो थे B.R. अम्बेडकर और रामास्वामी नायकर, वो कास्ट के अगेंस्ट में लिखते थे, ठीक है, अपर कास्ट लोअर कास्ट उसके अगेंस्ट में लिखते थे, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में लिखते थे, दलित सिस्टम के अगेंस्ट में लिखते थे। लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट एंड सेक्ट्स आल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ पॉपुलर जर्नल्स एंड टैक्स क्रिटिसाइजिंग एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड एनविजनिंग अ न्यू एंड जस्ट फ्यूचर। मतलब जो पुराने टेक्स्ट थे जो कास्ट सिस्टम को प्रमोट करते हैं, जो कास्ट सिस्टम बेहतर है, अच्छी ऐसा बताते हैं, उन्होंने नए प्रिंटिंग में क्या करना चालू कर दिया, उसको अपोज करना चालू कर दिया, उसको चैलेंज करना चालू कर दिया, ठीक है। वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज
वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज वेर टू ओवरवर्क्ड एंड लैक द एजुकेशन टू राइट मच अबाउट देयर एक्सपीरियंस। अभी जो वर्कर्स होते थे, वर्कर्स तो फैक्ट्री में उनका दिन भर काम होता था, पर जब भी उनको टाइम मिलता था वो क्या करने लग गए, अभी बुक्स रीड करने लग गए। ठीक है, बुक्स रीड करके अभी अपने खुद के लाइफ में भी लिखेंगे। अभी थोड़ा बहुत उनको टाइम मिल जाता था, इतना ज्यादा भी नहीं मिलता था, पर उसके बारे में उन्होंने लिखना चालू कर दिया। काशी बाबा कानपुर मिल वर्कर रोट एंड पब्लिश छोटे और बड़े का सवाल। अभी जो काशी बाबा है उन्होंने क्या क्या लिखा है, छोटे और बड़े का सवाल बुक लिखा है, जिसमें उन्होंने क्या कास्ट सिस्टम और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया। मतलब ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, वो स्पेसिफिक कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसके भी हिसाब से उनको क्या प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। द पोएम्स ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर हु रोट अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र। ठीक है, और एक मिल वर्कर है, उन्होंने सुदर्शन चक्र लिखा बिटवीन 1935-55 वेयर बॉट टुगेदर एंड पब्लिश्ड इन अ कलेक्शन कॉल्ड सच्ची कविताएं। और ये सबको कंपाइल कर दिया और ये सच्ची कविताएं लिखी, इसमें उनके पोएम्स लिखे थे। फिर उसके बाद ये काशी बाबा उन्होंने अपने छोटे और बड़े सवाल के बारे में लिखा, जिसमें जो कास्ट सिस्टम था, जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन उनको फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, by the 1930s Bangalore cotton mill workers set up libraries to educate themselves following the example of Bombay workers। अभी 1930s में जो बॉम्बे बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स है उन्होंने भी लिखना चालू कर दिया। जैसे बॉम्बे में जो चीजें एक्टिविटीज हो रही, वो भी वर्कर्स क्या कर रहे हैं, वहां बैंगलोर में वही चीजें कर रहे हैं, बुक्स लिखने का काम कर रहे हैं, अपने लाइफ को डिपिक्ट करने का काम कर रहे, लोगों को बता रहे। देयर वर स्पॉन्सर्ड बाय द सोशल रिफॉर्मर्स हु ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेसिव ड्रिंकिंग अमंग देम। ठीक है, अभी ये जो लाइब्रेरीज होती थी, ठीक है, लाइब्रेरीज बनाई जाती थी किसके लिए, मिल वर्कर्स के लिए, उनको एजुकेट किया जाता। जो सोशल वर्कर थे वो उसको क्या करते थे, स्पॉन्सर करते थे, मतलब मदद करते थे कि लाइब्रेरी खोल दो, जो वर्कर्स है लाइब्रेरी में जाके बैठेंगे, बुक्स पढ़ेंगे। क्या काय के लिए करते थे ये, उनका जो ड्रिंकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग था, जो वर्कर्स होते हैं वो दारू बहुत पीते, ठीक है, दारू पीते, उनको दिन भर फिजिकल वर्क ज्यादा होता है तो दारू पीते हैं, तो दारू उनकी छूटनी चाहिए, दारू उन्हें कम पीना चाहिए, इसलिए उनको ये जो सोशल वर्कर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने इनके लिए लाइब्रेरी सेटअप कर दी। ठीक है, उनको एजुकेट करना चालू कर दिया। टू ब्रिंग लिटरेसी एंड समटाइम्स टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म। मतलब उनकी दारू तो छुड़वानी थी पर देशभक्ति की भावना भी उनमें डेवलप करनी थी। ठीक है, अगर ये वर्कर जो है वो जिंदगी भर बस काम ही करते रह जाते ब्रिटिशर्स के लिए, तो आज भी हम ब्रिटिशर्स के राज में होते। तो उनको एक नेशनलिज्म भी उनको बताने का काम किसने किया, सोशल रिफॉर्मर्स ने किया। ठीक है, प्रिंट एंड द सेंसरशिप। अभी ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, प्रिंट एंड सेंसरशिप। मतलब अभी जो प्रिंट इतना हर जगह पे प्रिंट हो रहा है, हर किसी को चैलेंज किया जा रहा है, हर रिलीजन को चैलेंज किया जा रहा है, तुम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी चैलेंज कर रहे हैं, तो वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका नाम खराब हो गया तो वो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। बिफोर 1798 द कॉलोनियल स्टेट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट टू मच कंसर्न अबाउट सेंसरशिप। अभी ब्रिटिशर्स को पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था कि प्रिंट कल्चर इंडिया में आया, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कुछ प्रिंट नहीं होता था, लोग उसमें कुछ ज्यादा प्रिंट नहीं करते थे, तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर उसके बाद से जब जो जेम्स ऑगस्टस हिकी है उसने लिखना चालू कर दिया, तो ये जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या हो गए, अलार्म हो गए कि अपने बारे में अभी लिखा जा सकता है, लोग अपने को अपोज कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिसेस को अपोज कर सकते हैं, अपने रूल्स को अपोज कर सकते हैं। इन अर्ली मेजर्स टू कंट्रोल द प्रिंटेड मैटर वर डायरेक्टेड अगेंस्ट द इंग्लिशमैन इन इंडिया हु वर क्रिटिकल ऑफ कंपनीज रूल। ठीक है, तो अभी जो प्रिंटेड कल्चर था, वो कंपनी का जो मिस रूल होता था उसके अगेंस्ट में लोग लिखते थे। ठीक है, तो अभी इन्होंने इसको कंट्रोल करना चालू कर दिया ब्रिटिशर्स ने क्या करना चालू कर दिया, उसके ऊपर सेंसरशिप लगाए, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना चालू कर दिया कि जो प्रिंट होगा वो ब्रिटिशर्स पहले चेक करेंगे, फिर ही वो प्रिंट होगा। ठीक है, बाय द 1820s द कैलकाता सुप्रीम कोर्ट पास सर्टेन रेगुलेशंस टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम। अभी ये कैलकाता सुप्रीम कोर्ट है, वही एक सुप्रीम कोर्ट था पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट था उसने एक न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किए, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए। मतलब आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट चाहेगी, जो ब्रिटिशर्स चाहेंगे वही प्रिंट होना चाहिए। द कंपनी बिगेन एनकरेजिंग पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर दैट वुड सेलिब्रेट द ब्रिटिश रूल। अभी जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने किसको मोटिवेट किया, ऐसे पब्लिकेशंस को मोटिवेट किया, ऐसे न्यूज़पेपर्स को मोटिवेट किया जो ब्रिटिशर्स की तारीफ करते थे। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स को अपोज करते थे उनके ऊपर रूल्स लगाए जाते थे, उनको वो प्रेसेस को बंद किया जाता था, न्यूज़पेपर छपने नहीं देते थे। 1835 गवर्नर जनरल बेंटिक एग्रीड टू रिवाइज द प्रेस लॉज। अभी जो बेंटिक आता है, बेंटिक एक गवर्नर जनरल होता है, वो भी क्या करता है, जो प्रेस लॉज है उसको रिवाइज कर देता है। थॉमस मैकलियर लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल। एक मिनट, अभी नेक्स्ट है आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। आप लोगों को पता है 1857 में इंडिया का सबसे पहला रिवॉल्ट हुआ था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हमने पहली बार आवाज उठाई थी, ब्रिटिशर्स को अपना देश छोड़ने के लिए। ठीक है, पहली आवाज उठाई थी। द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज। अभी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था उसका एटीट्यूड चेंज हो गया, क्योंकि 1857 के बाद से जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में विद्रोह हुआ
वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था ब्रिटिशर्स के लिए। तो ब्रिटिशर्स ने अभी क्या करना चालू कर दिया, और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स प्रिंट कल्चर पे लाना चालू कर दिया, प्रेस पे लाना चालू कर दिया। एमर्ज इंग्लिशमैन डिमांडेड अ क्लैम्प डाउन ऑन द नेटिव प्रेस। जो इंग्लिशमैन थे, जितने भी इंग्लिश लोग थे, उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, जो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज के प्रेसेस होते उनको बंद करना चालू कर दिया। ठीक है, a vernacular newspaper became assertively nationalist. The colonial government began debating measures of stringent control. मतलब जो वर्नाकुलर, जो लोकल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स थे, वो और ज्यादा नेशनलिस्ट हो गए थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में छापने लग गए थे। और जैसे ब्रिटिशर्स और ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस उन पर लगाते थे, उनको उनकी प्रेस को बंद कर देते थे, ये लोग और ज्यादा मोटिवेट हो जाते, और ज्यादा अपने लैंग्वेजेस में छापते थे। ठीक है, तो इससे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला था। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मॉडल्ड ऑन द आयरिश प्रेस लॉज। अभी हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था कि ब्रिटेन ने कैसे आयरलैंड है, फिर उसके बाद जो स्कॉटलैंड है उसको कैसे एक्वायर किया। ठीक है, जबरदस्ती से। अभी यहाँ पे भी ये आयरिश प्रेस लॉज जहां पे उन्होंने लगाए थे वो सेम इंडिया में लगाए। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव लॉज है, जो न्यूज़पेपर्स पब्लिकेशन यहाँ पे इंडिया में छप रहे उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है ये। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद द एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल इन द वर्नाकुलर प्रेस। मतलब ये क्या है, ये गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सटेंसिव राइट प्रोवाइड करते हैं कि जो भी एडिटोरियल में आ रहा है, वर्नाकुलर लैंग्वेज प्रेस में आ रहा है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, उसके ऊपर वो क्या कर सकते थे, वो एडिट कर सकते थे। कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में छापा है तो उसको निकाल सकते थे। ठीक है, हटा सकते थे। फ्रॉम नाउ ऑन गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक्स ऑफ द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। अभी 1857 के बाद से गवर्नमेंट ने अभी रेगुलर ट्रैक रखना चालू कर दिया कि कंट्री में क्या छप रहा है, कौन सा न्यूज़पेपर छप रहा है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में क्या छप रहा है, हर चीज के ऊपर उन्होंने कंट्रोल लाना चालू कर दिया। When the report was judged as seditious, ठीक है, the newspaper was warned and if the warning was ignored, the press was liable to be seized and the printing machinery confiscated. अभी seditious मतलब क्या, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिखता है, ब्रिटिशर्स ने ये लॉ लाया था कि कोई भी अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लिखता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिखता है, तो उसको सेडिशियस माना जाएगा। ठीक है, देशद्रोह माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर उन्होंने सेडिशियस ऐसा कोई कंटेंट न्यूज़पेपर में लिखा तो उनको वार्निंग दी जाती थी। अगर वार्निंग के बाद भी अगर उन्होंने सुना तो उनकी जो प्रेस है वो क्या की जाती थी, बंद की जाती थी, उनकी जो मशीन्स है वो छीने जाते थे। ठीक है, डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रीव इन नंबर्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया। भले ही ये ब्रिटिशर्स बहुत रूल्स रेगुलेशंस इंडियंस पे लगा रहे थे, प्रेसेस को बंद कर रहे थे, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स को बंद किया जा रहा था, पर जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे वो इंडियंस में बढ़ने लग गए थे। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में गुस्सा बढ़ते जा रहा था, इसलिए जो न्यूज़पेपर थे उसका प्रिंटिंग भी बढ़ते जा रहा था। दे रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिसरूल एंड एनकरेज नेशनलिस्ट एक्टिविटीज। उन्होंने क्या रिपोर्ट करना चालू कर दिया कि जो ब्रिटिशर्स है वो कैसे गवर्नमेंट चला रहे हैं, उन्होंने क्या क्या इंडियंस पे अत्याचार किए। ठीक है, जो बाकी जो इंसिडेंट्स हुए थे, चौरी चौरा इंसिडेंट्स हुआ था, फिर उसमें जो ब्रिटिशर्स थे चौरी चौरा इंसिडेंट्स के अभी पहले जो जलियनवाला बाग इंसिडेंट्स था। ठीक है, जलियनवाला बाग इंसिडेंट्स में बहुत सारे इंडियंस की डेथ हुई थी। ठीक है, ये सारे इंसिडेंट्स की वजह से और ज्यादा जो गुस्सा था वो डेवलप होने लग गया था। अटेम्प्ट टू टोटल नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोक मिलिटेंट प्रोटेस्ट। अभी ये जो प्रिंट कल्चर था इसकी वजह से मिलिटेंट मूवमेंट भी शुरू होने लग गया। ठीक है, मिलिटेंट मूवमेंट मतलब अभी लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हथियार उठा रहे थे। ठीक है, उनको मार रहे थे। दिस इन टर्न लेड टू द रिन्यूअल साइकिल ऑफ परसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट। और इसी की वजह से, प्रिंट कल्चर की वजह से और ज्यादा स्ट्राइक होने लग गए, इंडिया में नेशनल मूवमेंट्स होने लग गए, और जो नेशनलिज्म की जो भावना थी वो क्या होने लग गई, बूस्ट होने लग गई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लग गई। ठीक है, व्हेन पंजाब रिवॉल्यूशनरी वर डिपोर्टेड इन 1907, बाल गंगाधर तिलक wrote with the great sympathy about them in the केसरी। अभी बाल गंगाधर तिलक जी का भी एक न्यूज़पेपर था, क्या नाम है न्यूज़पेपर का, केसरी। अभी एक बाल गंगाधर तिलक जो थे, ये केसरी न्यूज़पेपर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लिखते थे। ठीक है, उनकी जो भी चीजें होती, उनकी जो आइडियाज होती उसमें वो डिपिक्ट करते थे। दिस लेड टू द इम्पर्सनमेंट इन 1908 प्रोवोकिंग द टर्न व्हाइट प्रोटेस्ट इन ऑल ओवर इंडिया। अभी जो केसरी में जो भी चीजें वो लिखते थे, वो केसरी में लिखने की वजह से उनको बहुत बार जेल भी हुई। ठीक है, काला पानी की सजा उन्होंने काला पानी की भी सजा उनको मिली। तो उसके वजह से क्या हो गया, जो केसरी पेपर था, केसरी पेपर में और उन्होंने छापना चालू कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, और उसके वजह से उनको जब काला पानी की सजा हुई तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट भी इंडिया में देखने को मिले, क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो इंडिया के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।